वेलकम व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम एमएस एक्सेल बोलते हैं। इसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम अपने डाटा को टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ हम इसे फॉर्मेट कर पाते हैं, एडिट कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के बाद आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को। हम एक्सेल ओपन करते हैं, तो मैं एक्सेल को ओपन करने के लिए रन कमांड का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे टाइप करूँगी एक्सेल, जो कि पहले से टाइप है। मैं अगेन यहाँ पर एक्सेल टाइप कर लेती हूँ, देन मैं एंटर करूँगी। तो मेरा जो एक्सेल है वो मेरा एक्सेल जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर हमारी स्क्रीन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले होम, देन न्यू, देन ओपन। होम हमारा न्यू और ओपन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास जो न्यू और ओपन के अंदर जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो हमें डायरेक्ट होम में शो हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है हमारे ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक के बाद हमारे हैं ये टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो कि हमें न्यू में भी मिल जाएंगे। टेम्पलेट्स एक प्री डिफाइंड वर्कबुक है आपकी, जिसके अंदर आपको पहले से ही कुछ शीट्स या वर्कबुक दी हुई हैं, जिसमें आप अपनी फॉर्मेटिंग करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई भी टेम्पलेट पिक करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल इनवॉइस जो है वो ओपन कर लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक इनवॉइस है जिसे हम बिल बोलते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी, जिप कोड, फ़ोन नंबर आप डाल सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं और अपने इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ और मैं अगेन आती हूँ अपने वेलकम स्क्रीन पे। तो यहाँ पर ओपन है, तो ओपन में जो रिसेंट फाइल्स हैं या फिर जो आपने इससे पहले जो फाइल्स बनाई हैं वो हमें शो करता है। तो यहाँ पर हम अगेन होम में आते हैं और यहाँ से एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कराते हैं। तो जब हमने ब्लैंक बुक ओपन कराई, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है हमारी, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। देन हम आते हैं साइन इन में, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम किस अकाउंट से साइन इन हैं। देन आता है इसे हम बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तो इसे मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगी। देन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। देन हम आते हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ये सभी हमारे कहलाते हैं मेन्यू, या फिर हम इन्हें टैब भी बोलते हैं। तो जिस प्यारे से मेन्यू बार कहलाती है, इसी तरह इसके नीचे जो आप चौड़ी पट्टी देख रहे हैं जिन पर आपके सब मेन्यूज़ आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, जब हम मेन्यूज़ को चेंज करते हैं या टैब को हम चेंज करते हैं तो हमारे जो सब मेन्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जिस जगह पर ये आ रहे हैं ये कहलाता है रिबन, जिसकी सेटिंग हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन से करते हैं। तो यहाँ पर जाकर मैं अपने रिबन की सेटिंग कर सकती हूँ। शो टैब्स करूँगी तो आप देखेंगे टैब शो हो रही है, जो सब मेन्यूज़ हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाती हूँ, अगेन मैं करती हूँ शो टैब्स एंड कमांड्स, तो हमारी जो टैब्स और कमांड्स हैं, मतलब सब मेन्यू और जो टैब्स हैं वो दोनों ही शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो इसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स, जिसे हम एड्रेस बार भी बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर आता है हमारा फॉर्मूला बार। देन ABCD जो है ये इंडिकेट करते हैं हमारे कॉलम्स को, और जो 1 2 3 है ये इंडिकेट्स करते हैं हमारे रो को। तो एक्सेल में हमारा क्वेश्चन रहता है कि कितनी रोज़ और कॉलम्स हमारे पास होते हैं। वर्जन के अकॉर्डिंग जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इस टाइम जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, इसमें कितनी रोज़ और कॉलम है इसका हम पता कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। हम अपने कंट्रोल के साथ डाउनवर्ड जो एरो है उसे प्रेस करते हैं, तो इससे हम डायरेक्ट अपनी लास्ट रो में आ जाएंगे। तो हमारे पास 10,48,576 जो है वो रोज़ हैं। इसी तरह से अगर हमें कॉलम देखना है तो हम अगेन कंट्रोल के साथ टॉप एरो को प्रेस करके अपनी टॉप रो में आ जाएंगे। देन हम कंट्रोल के साथ राइट साइड एरो को प्रेस करेंगे तो हमें लास्ट कॉलम में लेके जाएगा। कॉलम में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो कॉलम है वो अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को जानना है, तो हम
कॉलम टाइप करेंगे देन ब्रैकेट, तो आप नीचे वाले किसी भी सेल में उसी कॉलम के किसी भी सेल पे क्लिक कर लीजिए, देन उसे आप कर लीजिए क्लोज, देन करेंगे एंटर। तो यहाँ पर हमें कॉलम्स का पता चल जाएगा। तो हमारे पास 16,384 जो हैं कॉलम्स हैं। इसी तरह से अब हम आते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसी भी एक सिलेक्शन को हम बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको सेल का एड्रेस देखना है तो नॉर्मली आपको नेम बॉक्स में वो शो कर देता है, लेकिन अगर आप किसी फॉर्मूला में से रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह करेंगे, तो आपको सेल का एड्रेस देखना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम, देन हम देखते हैं रो को। मीन्स जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो J13 मेरा जो है यहाँ का सेल एड्रेस है। एक्सेल में हमारे पास है शीट्स, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ शीट्स को ओपन कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक, अगर यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ और इसे ट्रैक कराती हूँ, देखिए अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर रखते हुए इसे सिलेक्शन करेंगे, लेकिन अगर आप ड्रैग करा रहे हैं तो आप कॉर्नर साइड में रखते हुए इसको ड्रैग कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्रैग किया, मैंने 1 लिखा था और उसे ड्रैग किया, तो इसने क्या करा, सभी सेल्स में 1 को फिल कर दिया। इसी तरह से अगर मैं 1 लिखती हूँ और देन एंटर करके मैं 2 लिखती हूँ और मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और इसे ड्रैग करूँगी, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूस सीरीज में काउंटिंग को आगे बढ़ाएगा। तो मेरे पास ऑटोफिल का ऑप्शन आ रहा है। इसमें क्या, अगर मैं करती हूँ कॉपी सेल तो ये सेल में कॉपी कर देगा उन्हीं नंबर्स को। अगेन मैं यहाँ पर करती हूँ फिल सीरीज, तो ये फिल सीरीज कर सकेगा। इसी तरह हम 1 के कॉलम में भी, मीन्स इससे पहले जो मैंने 1 ड्रैग करा है इसको भी इसी तरह कर सकते हैं। अगेन अगर मुझे कोई टेबल लिखनी है, मान लीजिए अगर मुझे 15 का जो टेबल है वो राइट डाउन करना है, तो मुझे उसके लिए पहले 2 जो नंबर्स आते हैं 15 की टेबल में, मीन्स 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30, तो उन्हें लिखना पड़ेगा। देन मैंने ड्रैग कराऊंगी तो अगेन ये क्या करेगा, उस सीरीज को कंटिन्यू करेगा। देन इसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखती हूँ संडे और मैं इसे ड्रैग कराती हूँ, तो जो मेरा संडे मंडे है वो आगे कंटिन्यू करेगा। इसमें क्या होता है, आप यहाँ से ऑटोफिल ऑप्शन से इसको कॉपी सेल भी कर सकते हैं। तो देखिए संडे संडे हो गया, और अगर आप फिल सीरीज करेंगे तो वो कंटिन्यू करेगा। इसी तरह से हम अगर जैन लिखते हैं, मीन्स अगर मैं शॉर्ट में जनवरी को जैन लिखती हूँ, तो ये इसी तरह से इसे कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर भी आप ऑटोफिल के ऑप्शन से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मीन्स आप सीरीज कॉपी कराना चाहते हैं सेल, या फिल कराना चाहते हैं सीरीज को। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह के ऑप्शंस हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी मैं इन दोनों को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हम सिलेक्शन बनाते हैं और ड्रैग करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम फॉर्मूला को किस तरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी शीट पे कोई भी नंबर जो है वो राइट डाउन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना है सम का। तो व्यूअर्स आप ध्यान देना, जब भी आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। अगर आप उस पर इक्वल अप्लाई नहीं करते हैं तो वो उसे फॉर्मूला नहीं लेगा। तो आप यहाँ पर इक्वल से स्टार्ट करेंगे, देन मैं टाइप करूँगी सम। और जिस तरह मैं सम को टाइप कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, जिसमें मैं जैसे जैसे सम को करते जाऊंगी तो यहाँ पर जो अदर फंक्शंस हैं वो मुझे शो कर देगा। मीन्स सम के अकॉर्डिंग और भी जो फंक्शंस हैं वो मुझे शो कर रहा है। तो सम लगाने के बाद मीन्स पहले हम इक्वल अप्लाई करेंगे, देन हमें जो भी फॉर्मूला लिखना है उसका एट्रीब्यूट हम राइट डाउन करेंगे, देन हम पुट करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को पुट करने के लिए, या अगर आपको लगता है जो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है वो सही है, मीन्स मुझे सम लगाना है और सम ही यहाँ पर शो कर रहा है, तो आप टैब प्रेस कर सकते हैं। जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर अप्लाई हो गई। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है अगर मैं ब्रैकेट को अप्लाई नहीं करती हूँ, मीन्स मैं टैब प्रेस नहीं करती हूँ, तो मैं खुद भी ब्रैकेट अप्लाई कर सकती हूँ। शिफ्ट के साथ 9 पे ब्रैकेट को अप्लाई कर लेंगे। देन यहाँ पर हमसे बोल रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो मीन्स आप पहले देंगे नंबर 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी 2 तरह की ब्रैकेट्स हैं। अब एक आपकी
सर्कल ब्रैकेट है, एक आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है। जो सर्कल ब्रैकेट है ये हमारी कंपल्सरी ब्रैकेट होती है, मीन्स हमें लगाना कंपल्सरी होता है, और जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है ये ऑप्शनल है। मीन्स यहाँ पर अगर मैं एक नंबर 1 लिख दूँ, मीन्स कोई भी नंबर मैं यहाँ पर लिख दूँ या सिलेक्ट कर लूँ तो वो उसका भी सम देगा, मीन्स उसमें कुछ ऐड ना होकर वही नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर नंबर 2 देती हूँ, मीन्स वो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी, तो यहाँ पर जो सर्कल ब्रैकेट है वो कंपल्सरी ब्रैकेट में आती है और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपकी ऑप्शनल ब्रैकेट में आती है। देन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए, अगर मैं इसी नंबर को लेती हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, तो मुझे सेम वही नंबर रिप्रेजेंट कर देगा। लेकिन अगर मैं सम ब्रैकेट ओपन इन नंबर्स को लेती हूँ, मीन्स फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 देन कॉमा नंबर 3, तो आप इस तरह से कॉमा को पुट करते हुए अपने नंबर्स ले सकते हैं और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका अगेन इक्वल सम, मैं रेंज को सिलेक्ट करा सकती हूँ। रेंज को सिलेक्ट कराने के लिए मैं इस तरह से रेंज को सिलेक्ट कर लूँगी और अपनी ब्रैकेट को क्लोज कर दूँगी, देन एंटर। तो इस तरह भी मैं सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। मीन्स आप कोई भी फॉर्मूला सेल एड्रेस से दे सकते हैं, सिलेक्शन से दे सकते हैं या ड्रैग से दे सकते हैं। तीसरा तरीका जो है आपका सेल रेफरेंस, मीन्स यहाँ पर मैं टाइप करूँगी, यहाँ पे मैं टाइप करूँगी सम ब्रैकेट ओपन देन सेल एड्रेस, जैसा मैंने आपको बताया कि सेल का एड्रेस कैसे देखते हैं, F6, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगी F6 कॉलन, तो ये यहाँ पर कॉलन हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो भी सेल आपको अगेन लेना है उसे, तो मैं यहाँ पर F9 का जो है सेल है उसे ले लेती हूँ। देन मैं इन्हीं दो नंबर्स को सम कराना चाहती हूँ, तो ब्रैकेट को क्लोज देन एंटर, तो मुझे इन दो नंबर का सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी सीखा कि हम फॉर्मूलाज को किस तरह लगाते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी 3 तरह की सेल प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, सेकंड इज मूव एंड थर्ड वन इज ऑटोफिल। तो अब हम तीनों को देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। बहुत सिंपल है। फर्स्ट जो है हमारी सिलेक्शन प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट हमारी सिलेक्शन प्रॉपर्टी है। सिलेक्शन प्रॉपर्टी में क्या होता है, नॉर्मली हम कोई भी नंबर्स अगर लिखते हैं तो हम उन्हें सिलेक्ट करा लेते हैं। तो ये है हमारी सिलेक्शन प्रॉपर्टी, मींस आप कोई भी जो रेंज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन से। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी मूव। मूव में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और जब इस तरह के हम 4 साइड एरोज देखेंगे तो इसे पिक करेंगे और जहाँ पर भी मुझे इसे रखना है मैं इसे यहाँ पर रख सकती हूँ। तो ये है मेरी मूव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज ऑटोफिल। ऑटोफिल में क्या होता है, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लिया और मैं इसे ड्रैग कराती हूँ, तो ड्रैग मैंने यहाँ से कराना है, तो मैं जैसे इसे ड्रैग कराया तो बाकी सभी सेल्स में क्या हो गई, ऑटोफिल हो गई। तो ये हमारी 3 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, सिलेक्शन, मूव एंड ऑटोफिल। तो अब हम अपने फाइल के अंदर ऑप्शन देखते हैं। तो फाइल में हम आते हैं होम, तो ये हमें होम शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास अगेन सिमिलरली टेम्पलेट्स हैं। न्यू के अंदर ओपन में हमारे पास रिसेंट जो फाइल्स हैं वो हैं। इन्फो के अंदर हम अपनी शीट को, अपनी वर्कबुक को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे ये देखते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहाँ पर हम देंगे पासवर्ड और देन करेंगे ओके, और इसी पासवर्ड को हम री एंटर करवाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी वर्कबुक में पासवर्ड लग चुका है। हम इसे करते हैं सेव और यहाँ पर मैं ब्राउज़ कराऊंगी और ब्राउज़ करने के बाद मैं इसे लोकेशन दूंगी। तो मैं इसे डेस्कटॉप में कर लेती हूँ क्योंकि फाइल को सर्च करना इजी हो जाता है। नहीं तो अगर आप वर्क करते हैं तो आप अपने नाम का एक फोल्डर बनाकर आप उसमें अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में इसको नाम दे देती हूँ माई फाइल और एंटर। तो अब मैं इसे करती हूँ बंद और जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ओपन करते समय ये मुझसे लेगा पासवर्ड। जब मैं इसमें करेक्ट पासवर्ड को इंसर्ट करूँगी तो मेरी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो
तो यहाँ पर आप अपनी सेपरेट शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पूरी वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक के अंदर हमारे पास कई सारी शीट्स का कलेक्शन है। पासवर्ड लगाने के बाद अब हम पासवर्ड को हटाएंगे, तो फाइल में अगेन हम दोबारा देन इन्फो में हम जाएंगे इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे डिलीट, देन ओके। तो ये वर्कबुक है उससे पासवर्ड हट चुका है। अब हम इसे अगेन सेव करा लेते हैं और इसे दोबारा से खोल के देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो बिना पासवर्ड के ओपन हो गई। अब इसके बाद हम होम के ऑप्शंस को देखते हैं। तो होम की टैब में हमारे कई सारे ऑप्शंस हैं, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट, अलाइनमेंट्स, नंबर्स, स्टाइल्स, सेल एंड एडिटिंग। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले आते हैं अपने मर्ज इन सेंटर के ऑप्शन पे। तो इन ऑप्शंस के बाद ये ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको कई सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है और सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप जाएंगे मर्ज इन सेंटर में। तो मर्ज इन सेंटर में आप जैसे जाएंगे तो आपकी जो ये कई सारे जो सेल थे वो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर मार्कशीट हेडिंग दी थी, यहाँ पर भी मैं इसको मार्कशीट हेडिंग दे देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी फॉन्ट के ऑप्शंस। तो फॉन्ट के ऑप्शन में सबसे पहले अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, वन टाइम बाहर क्लिक करना है, देन अगेन आप वहीं पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस हाईलाइट्स हो जाएंगे। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप फॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। विनवर्ड की लास्ट वीडियो में ये सभी ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे। तो इसी तरह से अगर आप कोई शेड इसे देना चाहते हैं तो आप शेड भी इसे दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप फॉन्ट कलर को अप्लाई कर सकते हैं। देन आते हैं अपने अलाइनमेंट्स में। तो अलाइनमेंट्स हैं हमारे, यहाँ पर आप किस तरह से अलाइनमेंट्स को यूज़ करना चाहते हो तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो अलाइनमेंट्स आपके लेफ्ट में भी है, राइट में भी है और सेंटर भी है। तो आप इसे सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में रख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आप इसे खिसकाते हुए कुछ ऐसी पोजीशन है कि ना लेफ्ट है, ना राइट है, ना सेंटर है, मतलब थोड़ा सा आपने लेफ्ट से आगे करना है। तो आप इन एरोज की हेल्प से अपने फॉन्ट को मूव दे सकते हो। टेक्स्ट में हम टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो अगर आगे पीछे कुछ लिखना है हमें तो हम उसकी रैपिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं नंबर्स में। नंबर्स में यहाँ पर हम किसी भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा ये जनरल में रहता है, हम किसी नंबर में चेंज करना चाहते हैं, करेंसी में चेंज करना चाहते हैं, अकाउंटिंग में चेंज करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक्स है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हम इसको जनरल में रखते हैं। आते हैं हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे कि नाम है कंडीशंस, तो यहाँ पर जब हमारे डाटा में कोई कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं तो उसको हम किस तरह से फॉर्मेटिंग करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लूँगी। डाटा रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगी कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे पहला रूल है हमारा हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल में फर्स्ट रूल है हमारा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि 59 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो गई, लेकिन मैं इसे चेंज कर सकती हूँ। मैं कह रही हूँ कि 90 से अबव जो वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएं। देन उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कलर को। लाइट रेड में फिल हो रहा है, येलो आप इसे कर सकते हैं, ग्रीन आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी कलर नहीं चाहिए तो आप जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले नंबर है कि आपने कौन से नंबर्स को लेना है, जनरल नंबर, करेंसी, जो कि हमारे नंबर्स में आ रहा था। तो हम इसे आते हैं फॉन्ट में। इसी तरह से फॉन्ट स्टाइल आप ले सकते हैं, बोल्ड करना है आपको, फॉन्ट का बोल्ड करना है, फॉन्ट का साइज आप नहीं बढ़ा पाएंगे। देन आता है अगर अंडरलाइन करना है तो सिंगल या डबल अंडरलाइन करना है आपको। देन कलर की अगर हम बात करें तो आप कलर चूज कर सकते हैं यहाँ से फॉन्ट का, ठीक है। ये सभी जो चेंजेस मैंने किए ये फॉन्ट पे अप्लाई होंगे। देन आता है बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप कोई भी बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन करेंगे, और जैसा कि कोई भी बॉर्डर आपको लेना है आप बॉर्डर यहाँ से पिक कर सकते हैं। देन उस बॉर्डर को आप कलर देंगे। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर को भी कलर दे देती हूँ। तो बॉर्डर को भी हमने कलर दे दिया। तो इसी तरह से आप फिल कर सकते हैं, कोई भी फिल आपको करना है तो हम यहाँ पर लाइट ग्रे कलर्स, लाइट ग्रीन कलर को फिल कर देते हैं। तो देन हम इसे यहाँ पे पैटर्न कलर देना चाहते हैं तो कोई भी पैटर्न कलर दे सकते हैं।
पैटर्न स्टाइल देना चाहते हैं तो कोई स्टाइल दे सकते हैं। अगर मैं पैटर्न अप्लाई करूँगी तो मेरा फॉन्ट जो है वो छुप जाएगा, तो इसीलिए मैं इस पर पैटर्न को अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो इसको मैं करने के बाद तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है हमारी कस्टम सेटिंग के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। तो यहाँ पर हमारे 90 से ऊपर 95 की 2 ही बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी। तो अब मैं इस रूल को फॉर्मेट करना चाहती हूँ, तो फॉर्मेट करने के लिए मैं अगेन इसे सिलेक्ट करूँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, क्लियर रूल, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अगर आप सेलेक्ट किए अपनी डाटा रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लियर रूल सिलेक्टेड सेल करेंगे। अदरवाइज अगर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एंटायर शीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्टेड सेल कर देती हूँ, तो मेरा जो ये रूल है यहाँ से हट गया। देन सेकंड रूल हाईलाइट सेल रूल के अंदर लेस देन आ रहा है। तो लेस देन क्या है, जिस तरह से हमने ग्रेटर को अप्लाई करा, आप कोई भी छोटी वैल्यू को हाईलाइट करा सकते हैं कस्टम सेटिंग के साथ। इसी तरह बिटवीन है, बिटवीन में भी आप कोई 2 नंबर के बीच की वैल्यूज़ को हाईलाइट करा सकते हैं। इक्वल में आप उस नंबर के इक्वल की कोई वैल्यूज़ को हाईलाइट करा सकते हैं। अगर मैं डालती इक्वल टू 90 तो 90 के इक्वल्स जो वैल्यूज़ होती है वो हाईलाइट हो जाती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे करती 90 तो मेरी 90 की जो वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट होंगी। बाकी आप कस्टम सेटिंग में जाकर इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। देन इसे क्लियर कर देते हैं। इसी तरह हाईलाइट सेल रूल के अंदर आता है टेक्स्ट दैट कंटेन, ऐसी सेल्स जिनमें हम टेक्स्ट हमारे लिखे हुए हैं तो वो हाईलाइट हो जाएंगे। देन है डाटा ऑकरिंग, डाटा ऑकरिंग के अंदर यहाँ इन लास्ट 7 डे में जो भी चेंजेस हुए होंगे, तो यहाँ पर हमारे डाटा में लास्ट 7 डेज में कोई भी चेंजेस नहीं हुए तो इसने इसको हाईलाइट नहीं करा। देन आते हैं हम अपने डुप्लीकेट्स वैल्यू में। तो अगर आप डुप्लीकेट्स वैल्यू को हाईलाइट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर इसने सभी डुप्लीकेट्स वैल्यू को हाईलाइट करा दिया। तो यूनिक वैल्यू को आप हाईलाइट करा सकते हैं जो कि रिपीट नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर आप उन्हें भी हाईलाइट करा सकते हैं। देन मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ ताकि मुझे रूल को बार बार क्लियर ना करना पड़े। तो देन आते हैं टॉप टू बॉटम रूल्स में। टॉप 10 आइटम्स के अंदर आपकी 10 बड़ी वैल्यूज़ जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी। इनको आप कम भी कर सकते हैं, इन्हें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टॉप 10 का रूल है उसे टॉप 9, टॉप 8 या टॉप 12 भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आप कलर की सेटिंग भी कर सकते हैं और कस्टम फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। देन इसे कैंसिल करते हैं। इसी तरह से हाईलाइट टॉप बॉटम रूल में परसेंटेज के अकॉर्डिंग 10 बड़ी वैल्यूज़, बॉटम में सबसे छोटी 10 वैल्यूज़, परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे छोटी वैल्यूज़, यहाँ पर अबव एवरेज और यहाँ पर बिलो एवरेज के अकॉर्डिंग आपके सेल रूल हाईलाइट्स हो जाएंगे। देन आते हैं डाटा बार में। तो इसी तरह आप डाटा बार को भी हाईलाइट करा सकते हैं। किसी भी कलर की डाटा बार को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह आते हैं हम कलर स्केल में। तो कलर स्केल में हमारे पास कॉम्बिनेशन रहता है, मींस आप कौन से कलर स्केल को हाईलाइट कराना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे मैं इसको लेती हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो डार्क से हाईलाइट हो रहा है। देन वैसी ग्रीन कलर अगर छोटा नंबर है तो वो लाइट होता जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसे क्लियर करूँ तो क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं आती हूँ इसमें। तो यहाँ पर रूल रिवर्स है, मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर है वो लाइट से हाईलाइट हो रहा है और जो सबसे छोटा नंबर है वो डार्क से हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे तो हम इसे कर लेते हैं क्लियर करने के बाद अब हम आएंगे आइकन सेट में। तो इसी तरह से हम आइकन्स को भी अपने सेल पे अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हम आइकन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये थी हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग। देन आते हैं हम फॉर्मेट एज टेबल में। फॉर्मेट एज टेबल में अगेन हम टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट हम टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट हम देना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो टेबल पे अप्लाई हो गई है। और जैसे ही हमने टेबल पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है तो हमारी एक टेबल डिज़ाइन की टैब ओपन हो गई है कि आप यहाँ पे इनको डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हो, कहीं से डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। तो स्लाइसर वगैरह ये सब चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पढ़ेंगे। तो अगेन हम आते हैं होम में और यहाँ से टेबल फॉर्मेट करने के बाद हमें इसे क्लियर करने का रूल नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हमें इसे फॉर्मेट को क्लियर करना है तो हम जाएंगे अपने होम के क्लियर ऑप्शन में और यहाँ पर करेंगे क्लियर फॉर्मेट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फॉर्मेट है वो क्लियर हो गया।
अगर आप ध्यान दें तो ऊपर से कुछ एरोज डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम फॉर्मेट करते हैं टेबल को तो हमारे फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। तो फिल्टर हमने आगे भी पढ़ने हैं और मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ कि फिल्टर क्या होता है। अगर मैं सेलेक्ट ऑल से इस क्लिक को हटाती हूँ और पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स का ही मैं रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ, तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड ओपन होकर आएंगे। देन हम जाते हैं नीचे और देन करते हैं सिलेक्ट ऑल, देन ओके। तो यहाँ पर मेरा जो रिकॉर्ड है अगेन पूरा आ गया। तो हमने फिल्टर्स हटाने, तो फिल्टर्स के लिए हम जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर्स में, इस यहाँ से फिल्टर्स को हम रिमूव कर लेंगे। देन हम आते हैं सेल स्टाइल में, तो पर्टिकुलर सेल्स को हम अपने अकॉर्डिंग स्टाइल देना चाहते हैं, तो वो स्टाइल हम सेल स्टाइल से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेल स्टाइल से स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दी है। तो ये सेल स्टाइलिंग अगर आपको हटानी है तो इसके लिए आप अगेन जाएंगे क्लियर फॉर्मेट में। तो देन हम आते हैं इंसर्ट में। तो इंसर्ट क्या है, आप अपने इंसर्ट से रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं शीट को। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके पास राइट क्लिक करने पर भी आते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ देखूँ तो इंसर्ट टेबल लेफ्ट, ठीक है, डिलीट कर सकती हूँ। तो यही ऑप्शंस आपको ऊपर भी मिलेंगे और यही ऑप्शन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन जैसे शॉर्ट्स, फिल्टर्स, टेबल, फॉर्मेटिंग, क्लियर कंटेंट, तो ये सारे ऑप्शन आपको राइट क्लिक करने पर भी मिलते हैं। तो देन हम आते हैं इंसर्ट में, तो हम इसे ऑप्शन से ही देखते हैं, टैब से। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है, तो मैं जाती हूँ इंसर्ट में। रो इंसर्ट करनी है तो करूँगी इंसर्ट शीट रो। तो आप देखेंगे कि आपके फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई है। जबकि अगर हमें लगता है कि हम कोई रिकॉर्ड मिस कर गए हैं तो उसको हम अगेन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगेन मैं करती हूँ कंट्रोल Z और जाती हूँ मैं इंसर्ट में, तो इंसर्ट शीट कॉलम। तो आप कोई नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे मैक्स मार्क्स से पहले या रोल नंबर के बाद आपका एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। देन अगेन कंट्रोल Z, तो इंसर्ट में हम टेबल रो अबव मीन्स ऊपर, तो यहाँ पर आप किसी भी टेबल, किसी भी सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इंसर्ट, तो यहाँ पर आपकी जो रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से इंसर्ट में आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं या कोई शीट अगर आपको इंसर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इंसर्ट शीट करा तो मेरी शीट जो है वो इंसर्ट हो गई। नहीं तो हम यहाँ पर प्लस के सिंबल से भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। आते हैं अपनी चार्ट शीट में, देन आते हैं डिलीट में। इसी तरह से मैं कोई भी सेल, कोई भी रो, कोई भी कॉलम, कोई भी टेबल रो का, तो यहाँ पर सीरियल नंबर का कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं क्लिक करूँगी, जाऊँगी डिलीट में, तो डिलीट टेबल कॉलम, तो मेरा ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। यही ऑप्शन आप राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। देन राइट क्लिक, डिलीट टेबल कॉलम, तो यहाँ पर आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप रो पे रखेंगे तो आप किसी भी रो को डिलीट कर पाएंगे, जैसे कि मैंने रो को डिलीट कर दिया। इसी तरह से अगर मैं टेबल रो को डिलीट करती हूँ, इसी तरह से कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट शीट से आपकी डिलीट शीट हो जाएगी, मीन्स शीट जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो फॉर्मेट में हम अपने रो और कॉलम के साइज को फॉर्मेट कर सकते हैं, मीन्स इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर हम अपने बार से, अपने हेडिंग साइड से अगर इनको कम ज़्यादा करें तो यहाँ पर आपकी रो का साइज कम ज़्यादा हो सकता है। देखें तो यहाँ पे रो हाइट है जो कि हमें दिया हुआ है 14.25। अगर आपको बढ़ानी है तो इसी हाइट को आप बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने 20 किया तो हमारी जो रो की हाइट है वो इंक्रीज हो गई। इसी तरह से अगर आप ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो आपकी जो बाय डिफॉल्ट रो हाइट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन आते हैं हम कॉलम में, तो इसी तरह आप कॉलम के हाइट को भी साइज, कॉलम के साइज विड्थ को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉलम की विड्थ को बढ़ा लिया है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगी। तो ऑटो फिट में आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो गई है, तो यहाँ पर आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन आते हैं हम डिफ़ॉल्ट विड्थ में, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ जो हमारी है वो ये है। अगर हम ओके करेंगे तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन अगला ऑप्शन है हमारा हाइट एंड अनहाइट। तो आप रो हाइट कराना चाहते हैं। इस टाइम मेरा जो रोल नंबर 4 है वो रिकॉर्ड जो है सिलेक्टेड है, तो अगर मैं हाइट रो करूँगी तो यहाँ पे मेरी हाइट रो हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं हाइट कॉलम करती हूँ तो मेरे जो कॉलम्स हैं वो हाइट हो जाएंगे।
शीट को हाइड करना चाहते हैं तो आप शीट को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने अपनी शीट को हाइड कर दिया। तो अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं देन अगेन आप फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में आप यहाँ से अपनी शीट को अनहाइड करेंगे। इसी तरह से आप अपनी शीट्स में कॉलम्स और रो को भी अनहाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आप अनहाइड कॉलम देन अनहाइड रो करेंगे तो हमारी जो पूरा रिकॉर्ड है वो वापस आ गया। देन आता है हमारा प्रोटेक्ट शीट। तो अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है, हम चाहते हैं हमारी शीट में कोई भी चेंजेस ना हो, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट करेंगे और लॉक सेल दोनों हमारे एक साथ काम करते हैं। तो प्रोटेक्ट शीट में हम जाते हैं, यहाँ पर हम देंगे पासवर्ड देन ओके देन री एंटर पासवर्ड देन ओके। तो अब मैं अपनी शीट पे कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये मैसेज अप्लाई कर देगा कि यहाँ पर जो है। देन अगेन हम जाएंगे फॉर्मेट में हम जाएंगे अनप्रोटेक्ट पे। तो अपनी शीट को अब हमने करना है अनप्रोटेक्ट, तो हमारी शीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो गई। अब हम कुछ भी अपनी शीट पे लिख सकते हैं। तो ऑटो सम क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5 यूनिट्स हैं जो कि मैंने पहले भी बताई हैं। और मोर फंक्शन में अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मोर फंक्शन है, एच लुकअप, वी लुकअप। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। यहाँ पर जो ऑटो सम के अंदर फंक्शंस जो हमें गिवन है ये हमें फॉर्मूला के अंदर भी गिवन है। यहाँ पर हमारे पास मोर फंक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अगेन हम आते हैं होम में। तो होम के अंदर हम आते हैं यहाँ पे और हम देंगे सम। तो यहाँ पर हम जाएंगे सम और यहाँ पर हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं जो रेंज ये सिलेक्ट करा है उसी को आपने लेना है। देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो यहाँ पर इसने हमें सम दे दिया। देन हमने अगला फॉर्मूला है यहाँ पर एवरेज का, तो हमें एवरेज अप्लाई करना है। इसी तरह से मैं अपनी रेंज को अप्लाई कर लूँगी देन एंटर। तो यहाँ पे हमें एवरेज दे देगा। तो इसी तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हो। काउंट नम में हम नंबर्स को काउंट करते हैं, मैक्स में हम सबसे बड़ा कोई नंबर फाइंड करते हैं और मिनिमम में सबसे छोटा नंबर हम फाइंड कर पाते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं फिल में। तो फिल क्या है, तो यहाँ पर मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं एक ब्लैंक शीट में आती हूँ तो फिल को हम यूज़ करते हैं। तो फिल किस तरह यूज़ करेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 और इसे करती हूँ ड्रैग तो ये ऑटोमेटिक फिल कर रहा है। अगर इसी तरह से मैं लिखती हूँ 7 और यहाँ से मैं इसका करती हूँ सिलेक्शन ताकि मैं वैल्यूज़ को फिल करूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, अब मैं गई फिल में। तो अगर मैं करती हूँ राइट तो ये राइट पर वैल्यूज़ को फिल कर देगा। इसी तरह से अगर मैं इस सिलेक्शन को डाउनवर्ड करती हूँ और डाउनवर्ड करने के बाद मैं फिल में जाती हूँ और इसे करती हूँ डाउन तो ये डाउन में वैल्यूज़ को फिल कर देगा। इसी तरह आप लेफ्ट और राइट में भी वैल्यूज़ को फिल करा सकते हैं। देन इसके अंदर आते हैं हम सीरीज़ में। तो सीरीज़ क्या है, सीरीज़ के अंदर मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पर आप जो सीरीज़ को फिल कराते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने 7 लिखा और देन 7 के बाद मैंने 9 लिखा। इसी तरह मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद फिल कर देती हूँ तो ये फिल हो गई। तो यहाँ पर मैं विद द हेल्प ऑफ तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 और 7 लिखने के बाद मैं जाती हूँ सीरीज़ में। तो फिल के अंदर हम जाएंगे सीरीज़ में। सीरीज़ में आपने सीरीज़ जो है रो में फिल करानी है, कॉलम में मुझे कॉलम में करानी है। देन आ रही स्टेप वैल्यू में मैं 2 का गैप दूंगी और स्टॉप वैल्यू मैं चाहती हूँ कि 43 पे स्टॉप हो जाए। देन ओके। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीरीज़ है वो ऑटोमेटिक फिल हो गई। तो यहाँ पर मुझे ड्रैग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप किसी भी तरीके से आप अपनी सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। फिल के अंदर अगला ऑप्शन है हमारा जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई करना है हमें। तो जस्टिफाई के लिए मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये सभी जो नेम है ये अलग अलग सेल में आए। यहाँ पर मेरा एक नाम जो है तो ये अलग अलग सेल्स में आए। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले अपने सेल की साइज़ को कम करना पड़ेगा ताकि सिंगल नेम यहाँ पर इंसर्ट हो। तो यहाँ पर मैंने इसे जस्टिफाई करके अपने जो नेम है उनको सिंगल सेल में कर लिया। तो इसी तरह से हम जस्टिफाई का रिवर्स यूज़ भी कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर मुझे ये सभी नेम सिंगल सेल में चाहिए तो मैं अपने सेल को थोड़ा बड़ा करूँगी और फिल में जाकर
जस्टिफाई में जाके अपने नेम्स जो है वो एक ही सेल में इंसर्ट कर सकती हूँ। तो ये था हमारे जस्टिफाई का यूज़। सेकंड जो है वो है यहाँ पर हमारे पास फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल क्या है? फ्लैश फिल इसी का एक रिवर्स है। फर्स्ट और लास्ट दो कॉलम बनाती हूँ और यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ वर्मा कविता दानी तो इस तरह से मैंने कुछ नेम लिख लिए और मैं चाहती हूँ कि ये नेम जो है मैं सिंगल सेल में लेकर आऊँ, कंबाइन करूँ। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट और लास्ट इसे खुद से लिखना पड़ेगा। देन मैं जाऊँगी बाहर क्लिक करती हूँ, देन अगेन अंदर जाकर इसे करेंगे फ्लैश फिल। तो आप देखेंगे कि बाकी जो नेम है वो सभी सिंगल सेल में आ गए हैं। तो उसके बाद हम करते हैं क्लियर। क्लियर के यूज़ मैंने आपको बता दिया। अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ को हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं अपने अगेन डाटा में और डाटा के अंदर यहाँ पर आ रहा है शॉर्ट। तो मैं आपको फिल्टर का यूज़ इसमें बता चुकी हूँ। शॉर्ट में हम अपने रिकॉर्ड को शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हम अगर अपने रिकॉर्ड को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले सिलेक्शन करना है। सेलेक्ट करेंगे और करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारा रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। इसी तरह हम इसे डिसेंडिंग में करेंगे तो डिसेंडिंग में अरेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर आ रहा है हमारा कस्टम शॉर्ट। कस्टम शॉर्ट के अंदर हम अलग अलग फील्ड से इसे शॉर्ट कर सकते हैं। मीन्स हम इसे रोल नंबर वाइज शॉर्ट कर सकते हैं, हमें मार्क्स वाइज शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा कि हम किस तरह शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डालती हूँ परसेंटेज और परसेंटेज लार्जेस्ट टू स्मॉल है तो यहाँ पर या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो मेरी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है मेरा डाटा अरेंज हो गया है। तो यहाँ पर आप कस्टम सेटिंग से कस्टम शॉर्ट से आप कस्टमली अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं। तो फिल्टर मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। देन आता है फाइंड। किसी भी रिकॉर्ड को आपको ढूंढना है तो आप फाइंड कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। गो टू किसी भी डाटा में जाना है तो बाकी के ये ऑप्शंस हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब का हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पायो टेबल। पायो टेबल का यूज़ हम अपने डाटा के किसी भी फील्ड का ग्रैंड टोटल निकालने के लिए यूज़ करते हैं और कई तरीक़ों से हम पायो टेबल का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको शो करती हूँ। तो मेरे पास कुछ डाटा है जहाँ पर मैंने 4 ब्रांड लिए हैं शैम्पूज के, डव, हेड एंड शोल्डर्स, सनसिल्क एंड पतंजलि। तो यहाँ पर मेरे पास ब्रांड्स हैं। तो मुझे किस तरह से इसका यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ पायो टेबल के ऑप्शन में। तो क्लिक करते हैं पायो टेबल में और यहाँ पर पायो टेबल में हम सबसे पहले लेंगे अपने टेबल की रेंज को। देन हम आते हैं नीचे जहाँ पर हमसे बोल रहा है कि आप पायो टेबल को कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। कोई नई वर्कबुक लेना चाहते हैं या आप इसी पुरानी शीट पर ही अपने पायो टेबल को लोकेट करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपनी पुरानी इसी शीट पे करना है तो आप एग्जिटिंग वर्कबुक करते हुए लोकेशन दे देंगे, कोई भी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको आपके डाटा को, अपनी रिपोर्ट को इंसर्ट कराना है। देन आप ओके करते हैं तो आपकी जो पायो टेबल है वो यही इंसर्ट होगी। तो यहाँ पर हम न्यू वर्कबुक ले लेते हैं ताकि हम एक नई शीट पर अपने पायो टेबल को बना सकें। तो जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी नई शीट पर पायो टेबल फील्ड्स आ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंथ आ रहे हैं, ईयर, ब्रांड, स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम, क्वांटिटी और अमाउंट। तो यहाँ पर आपके जो भी फील्ड्स आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग आप टेबल को प्रिपेयर करना चाहते हैं, पायो टेबल को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं ब्रांड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 5 ब्रांड हैं जिसमें चिक, डव, हेड एंड शोल्डर, पतंजलि एंड सनसिल्क के ब्रांड हैं शैम्पूज के। तो इसी तरह अगर मैं इस ब्रांड से मैं क्वांटिटी को देखना चाहती हूँ तो कितनी कितनी क्वांटिटी जो है मेरी सेल आउट हो रही है। जैसे कि वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो चिक्स हैं वो 40,828 हैं। इसी तरह हर जो ब्रांड है उसका क्वांटिटी को वो शो करा रहा है। तो इसी तरह से अगर आप इनका अमाउंट भी देखना चाहते हैं तो कितने अमाउंट की सेल हो रही है तो ये भी हमें शो कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि
इस ब्रांड को कौन कौन से कस्टमर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि चिक के लिए तो ये सारे हमारे जो कस्टमर हैं वो हैं, और डव के लिए तो इस तरह से इसने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर पायोट टेबल बहुत इजीली हमें किसी भी बड़े से टेबल को समराइज करने के लिए, उसे समझने के लिए आसान बना देता है। तो दूसरा इसका यूज़ हम देखते हैं। अगर मैं इन सब से क्लिप को हटा देती हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ सिर्फ कस्टमर नेम, और मैं चाहती हूँ कि कितनी अमाउंट की वो परचेज हमसे कर रहे हैं या हम उन्हें सेल कर रहे हैं, तो वो भी हमें शो कर देगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने चार्ट को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके बाद इंसर्ट में हमारा अगला है रिकमेंडेड पायोट टेबल। मीन्स ये टेबल पहले से बनी है, हम अपने अकॉर्डिंग अगर इनमें से कुछ चाहते हैं तो हम पिक कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो हमें इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर इंसर्ट कराती हूँ मैं इसे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रांड्स हैं और उसके साथ नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं कितने जुड़े हुए हैं वो आ गया है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड टेबल में पहले से ही पायोट टेबल बनी हुई है, हम जस्ट उसे पिक करते हैं। अगेन हम अपने डाटा में आते हैं। अगेन डाटा में आने के बाद हम जाते हैं अपने टेबल में। तो टेबल में तो हम नॉर्मल डिज़ाइनिंग करते हैं अपने टेबल को। मैंने ओके करा तो एक टेबल जो है वो डिज़ाइनिंग हो गई यहाँ पे। और डिज़ाइन होने के बाद आप देखेंगे कि जैसे कि हमने होम के ऑप्शंस में अपने टेबल को डिज़ाइन किया था, उस पर फिल्टर्स वगैरह अप्लाई किए थे, वो सभी चीज़ें हमें यहाँ पर दोबारा से मिल गई है। तो अगेन हम यहाँ से इसे कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इंसर्ट में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पिक्चर। शीट पर अगर हम कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पिक्चर हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो जैसे ही हमने पिक्चर को अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ नई टैब्स जो हैं पिक्चर फॉर्मेट की ओपन हो गई कि हम पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। हमारे एक्सेल के अंदर हम अपनी पिक्चर्स वगैरह पे ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस आए हैं, अब इन्हें देखते हैं। बैकग्राउंड को रिमूव करना है आपने, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये चेंजेस ठीक है तो आप इसे कीप चेंजेस करेंगे, देन आप इसे चेंज डिस्कार्ड कर सकते हैं ताकि ये हट जाए। देन आता है पिक्चर का कोरिजन। आप कोरिजन अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर पे। देन आता है कलर, तो आप पिक्चर को कोई भी कलर दे सकते हैं, कोई भी आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं, कोई भी इस तरह का आर्टिस्टिक इफेक्ट है आप अपने पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देन हम करते हैं कंप्रेस पिक्चर, ये तो साइज को कंप्रेस करा देता है पिक्चर के। देन आता है चेंज पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल से एक नई पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। देन अगर आप इस पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रीसेट पिक्चर का। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं, मिलने जैसा बना सकते हैं। देन आते हैं हम पिक्चर स्टाइल में। तो पिक्चर स्टाइल में यहाँ पर आप अपनी फ्रेमिंग अप्लाई कर सकते हैं, पिक्चर को किस तरह की फ्रेम आपको देना है। देन उस बॉर्डर को आप कलर दे सकते हैं। देन पिक्चर पे इफेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो इसी तरह से आप कोई लेआउट भी इसमें ले सकते हैं। मीन्स आप पिक्चर में कुछ लेआउट लेकर लिखना चाहते हैं तो लेआउट को यहाँ से ले सकते हैं। देन आते हैं हम आगे ऑल्ट टेक्स्ट। मीन्स इस पिक्चर के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड हमने विनवर्ड में देखा था कि हम अपने डाटा को आगे लेके आते हैं और पिक्चर को पीछे एज अ बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, तो इसके लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। देन आता है सिलेक्शन पैन, जो कि साइड में हमें बताता है कि हमने कितनी पिक्चर्स को अप्लाई करा है। इससे पहले जो मैंने पिक्चर लगाई थी वो पिक्चर 1 थी, उसे मैंने हटा दिया। देन पिक्चर 2 जिसका नेम हमें ये शो कर रहा है। तो अलाइनमेंट भी यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं क्योंकि सभी अलाइनमेंट्स जो है वो डिम हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारा है रोटेट, तो हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। देन आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद हम आते हैं अगले ऑप्शन शेप में। तो शेप भी हमारे पिक्चर की तरह ही रिएक्ट करता है। कोई भी शेप आप अपनी वर्कशीट पे लगाते हैं तो यहाँ से अगेन आपके लिए शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। शेप फॉर्मेट के अंदर हम शेप्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब ऑप्शंस को देखने के लिए आप मेरी विनवर्ड की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपने ये सभी ऑप्शन जो मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारा एड शेप का, अपनी शेप को चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर जो भी शेप मेरी सेलेक्ट रहेगी
उसको मैं चेंज कर पाऊँगी। तो एडिट शेप में जाके चेंज शेप में, तो मैं यहाँ पर शेप को चेंज कर लेती हूँ। देन हम आते हैं एडिट पॉइंट्स में। एडिट पॉइंट के अंदर हम पॉइंट को एडिट करा सकते हैं इस तरह से। तो हम कोई भी पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो राइट क्लिक ऐड पॉइंट, ताकि मैं शेप को एक नया लुक दे सकूं, अपने अकॉर्डिंग शेप को प्रिपेयर कर सकूं। देन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं हम अपनी किसी भी कुछ भी लिखना चाहते हैं शेप के अंदर बाहर, या उसके रिगार्डिंग हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम शेप पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ शेप्स को डिलीट। देन अगला ऑप्शन हमारा शेप में ही आता है आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट एंड आर्ट। तो ये सभी ऑप्शन हमारे पिक्चर शेप्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं। तो आइकन में हमारे पास बहुत सारे आइकन दिए हैं। यहाँ पर एनिमल है, एनालिसिस है, टिक है, और अप्रैल है, एरो है, आर्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी आइकन यहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी आइकन जो है पिक कर लेती हूँ। अगर मैं बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी आइकन पिक करती हूँ तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको इंसर्ट करा सकती हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके डाटा पे आइकन इंसर्ट हो गया। तो अगेन हमारे ग्राफिक्स फॉर्मेट आ गया। अगर हम इस ग्राफिक फॉर्मेट को चेंज कर लेते हैं, मीन्स कोई भी फाइल से लेना चाहते हैं आइकन, दोबारा कोई इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ से, तो हम ले सकते हैं। अगर हम शेप आइकन को शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, अब मेरी ये जो आइकन है ये शेप में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे वो शेप्स के लिए आएंगे। देन इसी तरह से अगर हम इसे ग्राफिक्स में ही रखते हैं तो यहाँ पर जो सभी ऑप्शंस हैं ये आप देखेंगे कि पिक्चर वाले हैं और देन रिपीट हो रहे हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हम इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर हमारे पास 3D मॉडल है। तो 3D मॉडल हम अपने सिस्टम से भी ले सकते हैं और हम ऑनलाइन भी इसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में नेट चल रहा होगा तो आप कोई भी 3D मॉडल अपने इसमें सिस्टम पे निकाल सकते हैं, उसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये लेता है टाइम, क्योंकि ये नेट के थ्रू अपलोड होता है आपकी वर्कबुक में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मॉडल जो है वो इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर अगेन 3D मॉडल के ऑप्शंस आ गए और अगेन आप ये देखेंगे कि ऑप्शन सेम है। तो बहुत इजीली जो ये हो जाएंगे। मैं इन ऑप्शन को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सेल में इन चीज़ों का हमारा ज़्यादा काम नहीं होता है, हम तो अपने डाटा पे वर्क करते हैं। देन इंसर्ट के अंदर हमारा अगला ऑप्शन है चार्ट्स का। तो यहाँ पर हमारे जो चार्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम चार्ट्स को इंसर्ट करते हैं अपने डाटा में। तो यहाँ पर आप अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और अपने डाटा सिलेक्ट कर लिया है। देन हम जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर। रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जो बने हुए हैं, आप पिक कर सकते हैं, और कुछ चार्ट करेंगे ऑल चार्ट्स। तो ऑल चार्ट्स के अंदर आपको जो आपके सब मेन्यूज में इंडिविजुअली चार्ट दिए वो सभी चार्ट यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ट जो है वो पिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन चार्ट ले लूँ और लाइन चार्ट पे मैं इस तरह से शो करा सकती हूँ अपने सेल्स को या परचेज को, जो भी मेरे डाटा के अकॉर्डिंग मुझे चेंज कराना है उसे। तो यहाँ पर हमें कुछ रिकॉर्ड्स दिए हैं, यहाँ पर हमें कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं। जिस तरह अगर हमें इधर अमाउंट शो कर रहा है, जो नीचे की तरफ है वो हमें मंथ शो कर रहा है। तो इस तरह से हम अपना कोई भी चार्ट अपने चार्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे पायोट चार्ट में। तो पायोट चार्ट हमारे पायोट टेबल पे ही वर्क करता है। तो सबसे पहले वो पायोट टेबल को इंसर्ट करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपने डाटा को डीसेलेक्ट करती हूँ ताकि वो मेरे पूरे रेंज के चार्ट को पिक कर ले। तो यहाँ पर अब उसने मेरी पूरी रेंज को पिक कर लिया, मेरे प्रॉपर पूरे चार्ट को पिक कर लिया। तो इसे न्यू वर्कबुक रखते हुए हम इसे करेंगे ओके। तो अब मैं जो चार्ट प्रिपेयर करूँगी, जैसे कि मैं ब्रांड्स को लेकर और अमाउंट को लेकर चार्ट को प्रिपेयर करना चाहती हूँ और उनकी क्वांटिटी को लेकर चार्ट को प्रिपेयर करना चाहती हूँ, तो इस तरह से मैं पायोट चार्ट से अपने चार्ट को प्रिपेयर कर सकती हूँ। और इंसर्ट के अंदर हम आते हैं यहाँ पर 3D मैप में। 3D मैप में अगर आप अपनी कोई भी सेल या परचेज अपने स्टेट या सिटी के हिसाब से दिखाना चाहते हैं तो आप 3D मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैप है वो भी हमारा इसी तरह से है। तो 3D मैप का हम यूज़ करते हैं, डाटा रेंज सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आपका जो मैप है उसे हम लॉन्च करा लेते हैं।
हमारी जो सेल है वो हमें इसने सिटी के अकॉर्डिंग दिखा दी। यहाँ पे सिटी सिलेक्ट हो रखी है। अगर मैं इसे स्टेट कर देती हूँ तो अभी मुझे स्टेट के अकॉर्डिंग दिखाएगा, ताकि स्टेट जो है थोड़े कम है तो अच्छे से हम इसे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसने हमें 3D मैप में से हाईलाइट करके दिखा दिया है। तो अब हम चलते हैं इंसर्ट के नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो इंसर्ट का नेक्स्ट ऑप्शन हमारा स्पार्क लाइन्स। तो स्पार्क लाइन्स सिंगल कॉलम और सिंगल रो में वर्क करती हैं। तो इसी तरह से अगर मैं कहीं पर भी लाइन चार्ट दिखाना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने एक सेल को सिलेक्ट करूँगी। देन मैं जाती हूँ लाइन चार्ट में, और लाइन चार्ट के अंदर मुझे लेनी है डाटा रेंज। तो डाटा रेंज मैं क्वांटिटी से पिक कर लेती हूँ, और क्वांटिटी से लेने के बाद यहाँ पर लोकेशन देनी है, जो कि मैंने पहले से ही सिलेक्ट कर ली है। अगर आपने नहीं करी है तो आप यहाँ पे जाके अपनी लोकेशन को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस लोकेशन को पिक कर लेती हूँ, देन एंटर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा लाइन चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइन चार्ट के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप किस तरह से अपने चार्ट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इंसर्ट में कॉलम में आते हैं। तो कॉलम भी इसी तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अगेन अपनी डाटा रेंज लेनी है, देन आती है लोकेशन जो कि मैंने पहले से ले ली है, और यहाँ पे हम करेंगे ओके। तो ओके करने के बाद अब यहाँ पर कॉलम चार्ट इंसर्ट हो गया। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, ये सिंगल कॉलम या सिंगल रो पे ही वर्क करता है, क्योंकि रो में मेरे पास डाटा ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इंसर्ट में आते हैं और कॉलम करते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा रेंज है मैं इन दोनों को ले लेती हूँ और देन ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग डाटा रेंज आ गई। तो आप सिंगल सेल या रो पे ही इसे अप्लाई कर पाएंगे। इंसर्ट का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइसर और टाइमलाइन। स्लाइसर और टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिए गए हैं हमें अपग्रेड वर्जन में। इससे पहले के वर्जन में ये दोनों ऑप्शंस नहीं आते थे। तो यहाँ पर हमें इनका कैसे यूटिलाइज करना है ये देखते हैं। अपने डाटा के बिहाफ पर एक पायोट टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो हम जाते हैं पायोट टेबल में, और पायोट टेबल में इसने हमारी रेंज को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है, और न्यू वर्कबुक हम कर लेते हैं, जो कि हम देख चुके हैं किस तरह हमें करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी ब्रांड या क्वांटिटी को लेकर एक टेबल जो है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ पर इंसर्ट में स्लाइसर का यूज़ करते हैं। स्लाइसर के लिए मैं यहाँ पे ब्रांड्स, स्टेट और क्वांटिटी और के कॉलम्स के स्लाइसर इंसर्ट करा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 जो स्लाइसर है वो इंसर्ट करा लिए, और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट को जो है निकाला है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी है और टोटल अमाउंट है, इस पे मैंने सब टोटल को यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप जब यूज़ करेंगे देन इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पर मैंने सम कराया। तो मैंने यहाँ पे सम कराया, इसलिए मैंने यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन का जो नंबर है वो सम है, और यहाँ पर 9 है। तो 9 देन कॉमा, और उसके बाद मैंने क्वांटिटी के कॉलम में अपनी टेबल के क्वांटिटी के कॉलम को ड्रैग करा लिया था। तो यहाँ पर मुझे मिल गया सब टोटल क्वांटिटी का। इसी तरह से मैंने टोटल अमाउंट में भी सब टोटल को अप्लाई करा है। सब टोटल में अगेन मैंने फंक्शन 9 ही डाला, और जो टोटल है वो मैंने अमाउंट का दिखाया है। तो अमाउंट के पूरे सेल कॉलम्स को, पूरे कॉलम को मैंने इंसर्ट करा लिया था। देन हम आते हैं अगेन स्लाइसर पे वापस। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं हेड एंड शोल्डर की सेल्स को देखना चाहती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की जो सेल है वो कितनी दिखा रहा है हमें। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी जो स्टेट है वो दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है उन स्टेट्स में। तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी। इसी तरह से अगर आप सनसिल्क का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सनसिल्क शैम्पू का भी रिकॉर्ड जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली अपने किसी भी रेंज के अकॉर्डिंग, किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर नेम के अकॉर्डिंग जो है हम स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 2 ब्रांड्स को कंपेयर कराना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं अगेन क्लिक करूँगी और कंट्रोल के साथ मैं दूसरे ब्रांड को क्लिक करूँगी। तो अब जो मुझे रिकॉर्ड दिखाएगा ये 2 ब्रांड्स का दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे डव एंड पतंजलि, तो इन दोनों ब्रांड्स की सम
क्वांटिटी को ये दिखा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्वांटिटी भी जो चेंज हो गई, क्योंकि हमने क्वांटिटी लिया है, अमाउंट का सेल हमने नहीं लिया था। अगर हम अमाउंट लेते तो जो भी चेंजेस हो रहे थे वो यहाँ पे हमें शो करता। स्लाइसर को हम डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को देखने के लिए, किसी कंपनीज में किसी भी बड़े से डाटा को हम ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगला ऑप्शन हम देखेंगे टाइमलाइन, और टाइमलाइन के लिए हमें चाहिए डेट, क्योंकि टाइमलाइन इसका नाम है तो ये डेट पर ही वर्क करता है। तो अब हमें क्या करना है, हम अपने डाटा में जाते हैं और डाटा पे मैंने यहाँ पे बैठे पड़े डेट का जो कॉलम है वो इंसर्ट कर लिया। पाइवट टेबल को प्रिपेयर करते हैं, पाइवट टेबल में हम जाते हैं और यहाँ पर अब हम अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्रांड्स लेना चाहते हैं, कस्टमर नेम लेना चाहते हैं, क्वांटिटी और डेट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेट का कॉलम भी इंसर्ट हो गया है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जाएंगे इंसर्ट में और करेंगे टाइमलाइन पे क्लिक, और टाइमलाइन पे क्लिक करते ही इस डेट पे क्लिक करना है ओके। तो ये आपको डेट के अकॉर्डिंग टाइमलाइन शो करेगा। तो यहाँ पर आपने इसे ड्रैग करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं और आप इसे मंथ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जैसे कि मैं अगर सिर्फ फैब पे क्लिक करूं तो ये सिर्फ फैब का हमें दिखाएगा, अगर मार्च पे क्लिक करूं मार्च का, तो इसी तरह से तो ये हमें डाटा जो है चेंज होके दिखाता है। पर्टिकुलर मंथ का हम देख सकते हैं। अगर आप मंथ्स का नहीं देखना चाहते तो आप ईयर्स में भी इसको देख सकते हैं कि 2021 का देखना है या 2022 का देखना है। तो इस तरह से ये आपके रिकॉर्ड को भी आपको शो करा देगा। तो टाइमलाइन का यूज़ हमारे डेट पर होता है। तो हम इसे करते हैं क्लोज और हम आते हैं अपने डाटा पे, और डाटा पे हम आगे के ऑप्शंस जो हैं उनको देखते हैं। तो आगे के ऑप्शंस में हमारा है लिंक। तो लिंक हम किसी भी फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करा सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर करती हूँ सेलेक्ट और लिंक में जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे करती हूँ ओके, और देन मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो लिंक मैंने लगाया वो फाइल ओपन हो गई है। तो ये हमारे विनवर्ड में भी था, वहाँ हम कंट्रोल के साथ लिंक को फॉलो कराते थे। यहाँ हम जस्ट नॉर्मली लिंक पे क्लिक करके इसको फॉलो करा सकते हैं। देन हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कभी भी हम टेक्स्ट को लिखने के बाद मूव नहीं करा सकते। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। देन अगला ऑप्शन हमारा हेडर फुटर का। तो हम अपनी शीट पर हेडर या फुटर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरी शीट्स हैं तो मैं मैंने ये हेडर अप्लाई कर दिया। अगर इसी तरह से अगर आप फुटर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फुटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पेज 1 पे करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पेज 1 पे क्लिक करती हूँ तो पेज 1 इस तरह से मेरे यहाँ पर आपके हेडर और फुटर अप्लाई हो गए। तो मेरे पास 46 पेज का डाटा है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से हेडर और फुटर अप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर अगेन इंसर्ट में आते हैं, हमारे पास वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट अप्लाई कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो ये सभी ऑप्शन जो है मैं विनवर्ड में क्लियर कर चुकी हूँ। इनके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस डाटा की हेल्प से अब हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट का ऑप्शन। तो पेज लेआउट हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैब है, क्योंकि हम डाटा तो प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन डाटा को एडजस्ट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस तरह हम अपने डाटा को सिंगल पेज पर लेकर आएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस डाटा को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। उसके लिए मैं करती हूँ कॉपी और यहाँ से मैं इसे करूँगी पेस्ट। देन अब हम स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट के ऑप्शन। तो पेज लेआउट के ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले आ रही है थीम्स। तो थीम्स जैसा कि हमने विनवर्ड में लास्ट वीडियो में विनवर्ड में डिज़ाइन के अंदर पढ़ी थी, तो यहाँ पर डिज़ाइन की कोई टैब नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो थीम है हमें पेज लेआउट के अंदर ही दी है। तो आप किस तरह की थीम अपनी शीट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को। तो मैं इतना ही डाटा जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर होम में जाने के बाद इसको करती हूँ फॉर्मेट टेबल। तो टेबल की फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे से अप्लाई कर दी है। देन हम आते हैं अगेन पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट में हम थीम अप्लाई करेंगे कि किस तरह की थीम जो है वो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ।
देन इसी में आ रहा है कलर का कम्बिनेशन, तो क्या कलर कम्बिनेशन आपको चाहिए वो कलर कम्बिनेशन आप ले सकते हैं। देन आ रहा है फॉन्ट, तो आप फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से हमने विंगवर्ड में की थी। देन आते हैं इफ़ेक्ट्स, तो इफ़ेक्ट्स हमारे यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, तो जब हम कोई चार्ट, शेप या ग्राफ या पिक्चर अप्लाई करते हैं तो ही हम इफ़ेक्ट को अप्लाई कर पाते हैं। तो ये तो नॉर्मल हमारी हो गई थीम्स की बात। देन अब हम आते हैं पेज सेटअप में, तो इसके लिए मैं इस थीम को हटा देती हूँ। होम में जाते हैं और होम से हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं फॉर्मेट को, और यहाँ से हम फिल्टर को भी हटा लेते हैं जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगेन हम आ जाते हैं पेज लेआउट के अंदर। तो पेज लेआउट के अंदर सबसे पहले है मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई बुक्स है या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं लिखा होता, थोड़ा मार्जिन एरिया छोड़ा होता है, तो वो हमारा मार्जिन कहलाता है। मार्जिन को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन आता है ओरिएंटेशन, कि आपको ओरिएंटेशन क्या चाहिए, आपका पेज पोर्ट्रेट होना चाहिए या फिर लैंडस्केप होना चाहिए। देन आते हैं साइज़ में, तो आपको आपके पेज का क्या साइज़ चाहिए। जो हमारी प्रिंट की शीट होती है वो A4 साइज़ में होती है, तो हम यहाँ से A4 कर लेते हैं। तो ये तो हो गए हमने अपने पेज सेटअप में 3 ऑप्शंस देखे, मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज। अब मैं आती हूँ प्रिंट प्रीव्यू में, तो कंट्रोल के साथ P करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले प्रीव्यू शो करती हूँ। तो प्रीव्यू में आप देखेंगे कि जो शीट है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, मीन्स सिंगल वन दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो ये हमारी सेकंड शीट है। तो यहाँ पर अब मुझे अरेंज करना है डाटा सिंगल शीट पे। तो हमने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया, तो अगेन हम आते हैं अपने पेज सेटअप के ऑप्शन पे। तो पेज सेटअप के अंदर अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने प्रीव्यू देखा तो यहाँ पर एक डॉट लाइन आ गई है, जो कि हमें ये इंडिकेट करती है कि आपका जो डाटा है कहाँ से डिवाइड हो रहा है, मतलब कहाँ से वो नेक्स्ट शीट में जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करेंगे जिससे हम अपने डाटा को सिंगल शीट में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे रखना है मार्जिन। तो मार्जिन को मैं करूँगी नैरो। जैसे ही मैंने नैरो करा तो आप देखेंगे ये डॉट लाइन नेक्स्ट कॉलम पे चली गई। देन सेकंड ओरिएंटेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि हम पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लें। तो यहाँ पर अब जो मेरी लाइन है वो डिवीजन के कॉलम पर आ गई है। तो उसके बाद अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे शीट का साइज A4 रख चुकी हूँ। देन फोर्थ थिंग, मतलब आपने 4 चीज़ों को अरेंज करना है, एक मार्जिन रखना है, ओरिएंटेशन रखना है, साइज रखना है, और फोर्थ वन स्केल। तो जैसे ही आप स्केल को कम करेंगे तो आपकी जो लाइन है ये खिसक गई नेक्स्ट कॉलम में। तो अगेन मैं इसको यहाँ से कंट्रोल P करती हूँ। तो कंट्रोल P करने के बाद अब मेरा जो पेज है वो लैंडस्केप हो चुका है, और अगेन मेरा डाटा 2 पेज में डिवाइड हो गया। लेकिन इस टाइम ये हुआ है कि मेरा जो डाटा का पैटर्न है, मीन्स मेरे सीरियल नंबर से लेकर रिजल्ट तक जो सभी कॉलम है वो सिंगल शीट में आ रहे हैं, और जो आगे का डाटा है वो मेरा नेक्स्ट शीट में डिवाइड हो गया। तो इसके बाद अब हम अगेन बैक आते हैं, और बैक आने के बाद हम आते हैं प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया क्या है, मान लीजिए मैं चाहती हूँ, मैं पूरे डाटा को प्रिंट नहीं करना चाहती, तो मैं सीरियल नंबर से लेकर टोटल मार्क्स तक 30 रिकॉर्ड्स को ही प्रिंट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से 30 तक सेलेक्ट कर लेती हूँ टोटल मार्क्स। तो सेलेक्ट करने के बाद मैं सेट करूँगी प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। तो अब मेरा प्रिंट एरिया सेट हो गया। देन मैं अगेन कंट्रोल P करती हूँ और प्रीव्यू शो करते हैं। तो प्रीव्यू में आप देखेंगे कि जहाँ तक मैंने डाटा को सिलेक्ट किया है उतना ही डाटा मेरे रेंज में आया है, मेरे प्रिंट एरिया में सेट हुआ है। अगेन हम बैक आते हैं, और इसी को अगर मैं क्लियर करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं क्लियर प्रिंट एरिया कर दूँगी, ताकि जो मेरा डाटा है वो अगेन पूरा ही प्रिंट हो। देन हम आते हैं ब्रेक में। तो ब्रेक क्या है, आप अपने डाटा को ब्रेक करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि 20 तक सिंगल पेज में आए और 20 के बाद नेक्स्ट पेज में आए। तो यहाँ पर मैंने 21 में रख लिया है, और यहाँ पे मैं करूँगी इसको इंसर्ट पेज ब्रेक। तो एक लाइन आ गई है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये क्या करेगी, हमारे डाटा को ब्रेक कर देगी। तो अगेन मैं कंट्रोल P करती हूँ, और कंट्रोल P करने के बाद मैं आपको प्रीव्यू शो करती हूँ। तो यहाँ पर 20 तक के रिकॉर्ड सिंगल शीट में आ गए हैं, देन आफ्टर 21 रिकॉर्ड आपके अदर शीट में चले गए हैं। देन आते हैं बैक,
और बैक आने के बाद अब हम देखते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को हमें अप्लाई करना है। बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए आप कोई भी इमेज ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ऑफलाइन भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम में है तो आप सिस्टम से ले लीजिए। तो जिस भी तरह की आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड पे, वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये प्रिंट में नहीं आएगी, जस्ट आपको शो करेगा लेकिन प्रिंट में नहीं आने वाली। तो डिलीट बैकग्राउंड। देन आ रहा है प्रिंट टाइटल। तो प्रिंट टाइटल क्या है? प्रिंट टाइटल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो हम अगेन कंट्रोल पी करते हैं, और कंट्रोल पी करने के बाद अगर आप फर्स्ट शीट देखेंगे, जो हमारे सीरियल नंबर्स हैं, मीन सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम, जो रो है मेरी वो इस शीट पर आ रही है। देन नेक्स्ट शीट पे ये रो नहीं आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि दोनों ही शीट पर ये रो आए, ताकि मुझे पता चले ये जो मार्क्स लिखे हैं ये क्या हैं, तो ये मुझे देने हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन मैं इसे बैक करती हूँ और आती हूँ अपने प्रिंट टाइटल में। तो मैं चाहती हूँ प्रिंट टाइटल में आपको रो रिपीट करानी है, रो, और कॉलम रिपीट कराना है तो कॉलम। यहाँ से प्रिंट एरिया को हम सेट नहीं कर रहे हैं, प्रिंट एरिया यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं पूरे डाटा को ही लेके आना चाहती हूँ प्रिंट में। तो यहाँ पर मैं रो को रिपीट कराना चाहती हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप अपने डाटा में जाएंगे, और जिस रो को आप दोनों शीट पे रिपीट कराना चाहते हैं, या तीनों शीट पे रिपीट कराना चाहते हैं, या 4 शीट पे रिपीट कराना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो देन आप यहाँ से करेंगे ओके। तो अगेन कंट्रोल पी करते हैं तो हम देखेंगे अपना प्रीव्यू। मेरा जो प्रीव्यू थोड़ा लेट आ रहा है, तो यहाँ पे अगेन हम नेक्स्ट शीट करते हैं। तो आपको ये नेक्स्ट शीट में भी जो रो है वो रिपीट हो गई है। तो इस तरह से हम अपने नंबर ऑफ शीट्स पे अपने रो को, हेडिंग्स को रिपीट कर सकते हैं। अगेन करते हैं हम बैक करने के बाद प्रिंट टाइटल में ही अब मेरी 2 शीट्स है यहाँ पर, तो कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं यहाँ पर अपनी शीट को डिफरेंट कॉलम्स में ब्रेक कर, डिफरेंट शीट में अपने डाटा को डिफरेंट शीट में ब्रेक कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैं अगेन इसे करती हूँ ब्रेक। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो डाटा है वो 4 शीट्स में ब्रेक हो चुका है। मीन्स यहाँ से ये फर्स्ट शीट है आपकी, देन ये सेकंड शीट है आपकी, देन ये थर्ड शीट है, और देन ये आपकी 4th शीट है। ठीक है, तो ये आपकी 4th शीट है। तो यहाँ पर ये जो मेरा डाटा है 4 शीट में ब्रेक हो गया है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ प्रिंट टाइटल के अंदर जो अगला ऑप्शंस हैं। प्रिंट टाइटल में यहाँ पर पेज का ऑर्डर है, डाउन देन ओवर, मीन्स पहले इस तरह से, देन अगर मैं इसे करती हूँ ओवर देन डाउन, तो अब क्या होगा? प्रिंट में भी यहीं से देख लेते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट शीट है। देन अगर मैं करती हूँ नेक्स्ट करती हूँ, तो आपको, तो मेरी जो शीट का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रिंट होके आएंगी। तो देन इसे ओके कर देना है, या आपको नहीं करना है तो देन अगर आप चेंजेस कर देंगे देन ओके। तो यहाँ पर अब मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट और विड्थ। तो आप हाइट और विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह रखना चाहते हैं। मैं हमेशा से वैसे ऑटोमेटिक सेट करते हैं कि ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ को लेता है। देन स्केल मैं आपको बता चुकी हूँ। देन आ रहा है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन क्या होती है? जो ये आप लाइंस देख रहे हैं, मीन्स सेल जो डिवाइड्स हैं, अगर व्यू हमें हो रहा है तो हम यहाँ से क्लिक को हटाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको अब ये शो नहीं करेगा। इसी तरह से हेडिंग्स हैं, जो ABCD मीन्स जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए ये हेडिंग्स हैं हमारी। इस तरह से नंबर्स भी हमारे हेडिंग्स हैं। तो अभी अगर आप शो नहीं कराना चाहते तो इस तरह से आप इन्हें हाइड कर सकते हैं। देन बारी आती है प्रिंट की। अगर आप देखें तो ये हमारी जो हमारी ग्रिड लाइंस हैं और जो हेडिंग्स हैं वो प्रिंट में नहीं आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रिंट में भी, तो हम इन्हें प्रिंट में भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रिंट पे क्लिक करना है दोनों ऑप्शंस के, देन अगेन कंट्रोल पी करते हैं। तो यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये प्रिंट में भी आ रही हैं। तो इस तरह से हम अपनी ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स को प्रिंट में भी लेकर आ सकते हैं। देन उसके बाद के जो ऑप्शन है अरेंज के, ये हमारे शेप्स, पिक्चर्स वगैरह पे लगते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अभी मैं इनको रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो अब आते हैं हम फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में हमारे पास कुछ सेपरेशंस हैं, जैसे कि फंक्शन लाइब्रेरी है, डिफाइन नेम है, फॉर्मूला ऑडिटिंग है और कैलकुलेशन है। फॉर्मूला
के अंदर हमारे सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे फंक्शन हैं। मैं ब्लैंक सेल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमें कई सारे जो फंक्शंस हैं वो शो हो जाएंगे आपको। तो उसके बाद हम आते हैं ऑटो सम में। ऑटो सम हम होम के अंदर कर चुके हैं। देन रिसेंटली यूज़ के अंदर इससे पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ किए हैं वो हमें शो कर रहा है। देन फाइनेंशियल के अंदर आपके पास फाइनेंशियल फॉर्मूलाज आएंगे, लॉजिकल में लॉजिकल फॉर्मूलाज आएंगे, टैक्स में आप टैक्स से रिगार्डिंग कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल जाएगा, डेट और टाइम में डेट और टाइम के रिकॉर्डिंग आपको कोई भी फॉर्मूला मिल जाएगा। देन आते हैं लुकअप प्रेफरेंसेस में, देन मैथ्स एंड ट्रिक्स में, देन मोर फंक्शंस में। सभी फॉर्मूलाज को इस वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लेंदी बन जाएगी, तो इसके लिए हम एक सिंगल वीडियो अपलोड करेंगे। तो देन आते हैं हम नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेम मैनेजर होता है कि जब आप अपनी टेबल को या अपने किसी कॉलम को या किसी रो को किसी फॉर्मूला में यूज़ करते हैं और उस फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए आप उसे पहले से ही एक नेम दे देते हैं। मीन्स अगर मैं इस पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट करूं, नहीं तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इस पूरे कॉलम को पहले से ही नेम दे दूं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी टेबल को सेलेक्ट करते हैं। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में यहाँ पर आप अपने नेम को न्यू डिफाइन कर सकते हो या फिर आप यहाँ से आप डिफाइन नेम में जाकर भी अपने नेम को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको नेम दिया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर विवल ध्यान रखिएगा कि ये स्पेस को काउंट नहीं करता, सिंबल्स को काउंट नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने इस रेंज को ले लिया है तो मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसको नेम दे चुकी हूँ। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर अपने किसी भी सेल को, किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को नेम देना चाहती हूँ तो अगेन सेलेक्ट करूँगी, जाऊँगी डिफाइन नेम में। तो यहाँ पर मैं इसको जो नेम है वो इंग्लिश मार्क्स करके नेम दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ, देन ओके। तो मैं इस कॉलम को नेम दे देती हूँ। तो मैं कॉलम को करती हूँ सेलेक्ट, देन मैं जाती हूँ मैनेज नेम में। मैनेज नेम में न्यू करूँगी तो यहाँ पर मैं इसे नेम दे सकती हूँ। तो मैंने इसे नेम दे दिया हिंदी मार्क्स। तो देन ये जो रेफर्स है, सेल रेंज जो है वो उसने सेलेक्ट कर लिया। देन इसे करेंगे ओके। देन हम इसे करते हैं क्लोज। देन हम आते हैं डिफाइंड नेम में। तो यहाँ पर हम फिर से अगर किसी और को कोई नेम देना चाहते हैं, जस्ट लाइक कि अगर मैं इस रेंज को यहाँ से हटा दूँ और रेंज को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पे मैं इसके मार्क्स दे सकती। तो मैंने यहाँ पे करा नेम, इनको रेंज को मैंने जो है वो नेम दे दिया। देन मैं इनका यूज़ कैसे कर सकती हूँ फॉर्मूला में, तो आऊँगी यूज़ इन फॉर्मूला में। यूज़ इन फॉर्मूला के अंदर जैसे कि मैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, लाइक इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर इसे हिंदी मार्क्स लिखकर, तो आप देखेंगे कि इसने मुझे इसके टोटल जो है दे दिया। इसी तरह आप यहाँ पर भी इस पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगेन इक्वल, चाहे आप सम चाहिए, चाहे आपको प्रोडक्ट चाहिए, चाहे आपको एवरेज चाहिए, तो आप यहाँ से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन मैं जाऊँगी यूजिंग फॉर्मूला में। यहाँ पे मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए, देन इसको क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो यहाँ पर मुझे इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। देन हम आते हैं ट्रैक प्रीसीडिंग, देन ट्रैक डिपेंडेंट में। तो ट्रैक प्रीसीडिंग, ट्रैक डिपेंडेंट क्या है, मैं क्लिक करती हूँ टोटल की सेल रेंज में, तो सेल पे, तो यहाँ पर ट्रैक प्रीसीडिंग मुझे ये बताएगा कि जो टोटल मार्क्स हैं वो किन किन सेल पे डिपेंड करता है। देन डिपेंडेंट में कि टोटल पे कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो डिपेंडेंट है। तो टोटल पे जो परसेंटेज है वो डिपेंडेंट। अगर आप परसेंटेज पे क्लिक करके निकालेंगे तो परसेंटेज में आपको बताएगा कि डिवीज़न और रिजल्ट जो कि दोनों ही इस पर डिपेंड करते हैं। देन रिमूव एरो से आप एरो को रिमूव कर सकते हैं। देन आते हैं हम शो फॉर्मूला में। शो फॉर्मूला में आपको आपकी स्क्रीन पर इस तरह से जो फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करें वो सभी आपको अप्लाई दिखा देगा इस तरह से। तो देन हम इसको अगेन हाइड कर लेते हैं।
देन आते हैं हम अगेन एरर चेकिंग में। तो एरर चेकिंग से हम अपने फॉर्मूलाज के एरर को चेक कर सकते हैं, जिस तरह से हम ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक करते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मूलाज को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके फॉर्मूला में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से उसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं है तो आप उसे इग्नोर करा देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हो फिर भी हमारा एरर का जो मार्क है वो वहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ से इग्नोर करते हुए उसे आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट और एरर कंप्लीट। तो यहाँ पर आता है अगेन वैलिड फॉर्मूला। अगर आपने किसी भी रेंज में रखा हुआ है तो वहाँ पर अप्लाई फॉर्मूला को आपको शो करेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रख देती हूँ और मैं जाती हूँ वैलिड फॉर्मूला में, और यहाँ पर मुझे सम पे अप्लाई फॉर्मूला दिखा रहा है कि ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। वैलिडेट करने पे इसका आंसर भी मुझे यहीं पर शो कर देगा। तो इस तरह से हम आंसर भी यहीं पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा वॉच विंडो का। वॉच विंडो के यूज़ के लिए सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसे समझाती हूँ। तो मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को, तो वॉच विंडो के लिए कोई आपके डाटा में अगर कोई कॉलम लास्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है और उसमें हो रही कैलकुलेशन आपको शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप वॉच विंडो का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि मुझे बाद में ये पता चला कि मैंने जो स्टूडेंट्स में के हिंदी के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो रॉन्ग एंटर कर दिए। तो यहाँ पर मुझे वो सही करने हैं और टोटल का जो मुझे कॉलम है वो शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर जैसे कि मैं इसमें कोई भी चेंजेस प्रिपेयर करती हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको बार बार स्क्रॉल करते हुए जाके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कर लेती हूँ विंडो को ऐड। तो विंडो को ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी सेल आपको देखना है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप उसे करेंगे सेलेक्ट। तो वॉच विंडो को आप कहीं पे भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड वॉच करना है। ऐड वॉच में मैंने जो रेंज है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर ली है पहले ही, तो इसको एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो ये करेक्ट है, देन इसे करेंगे ऐड। तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स जो है वो शो कर रहा है और मैं इस स्क्रीन को लेकर कहीं पे भी जा सकती हूँ। मीन्स अगर मैं इसे स्क्रॉल करती हूँ तो मैं इसे अपने हिंदी के मार्क्स के पास भी रख सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर मैं मार्क्स में कोई भी चेंजेस बना रही हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको वो चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। इससे क्या होगा, मुझे आसानी रहेगी किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करने में और टोटल को मैच करने में, ताकि वो सब चीज़ें जो है वो ठीक आएँ। तो इससे क्या मुझे बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करी तो टोटल मार्क्स में मुझे वो चेंजेस दिखा रहा है। तो विंडो को ऐड करके इस तरह से कैलकुलेशन को मैच कर सकते हैं। तो इसे करते हैं क्लोज। तो देन आते हैं हम कैलकुलेशन ऑप्शन में। कैलकुलेशन ऑप्शन में हमें दो तरह से ऑप्शंस देता है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। ऑटोमेटिक में हमने क्या करना है और मैनुअल में हमें क्या होता है ये देखते हैं। अगर मैं इस बाकी सेल रेंज को यहाँ से हटा देती हूँ और मेरा जो टिक है वो मैनुअल पे रहेगा और मैनुअल करने पर मैं इसे ड्रैग करती हूँ तो ये क्या करेगा कि सभी में जो सेम नंबर है उसे प्रिंट कर देगा। उससे क्या होगा, जो मेरी कैलकुलेशन है वो मैच नहीं करेगी क्योंकि इसने ऑटोमेटिक से कैलकुलेट नहीं किया। देन अगेन अगर मैं इसे करती हूँ ऑटोमेटिक पे और मैं इसे ड्रैग कराती हूँ तो सभी जो फील्ड्स हैं उनके फॉर्मूलाज को ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारी डाटा टैब। डाटा टैब के अंदर सबसे पहले जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, मीन्स हम अपने डाटा को कहीं और से भी पिक कर सकते हैं। इन ऑप्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपना कोई डाटा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे प्रिपेयर किया हो, तो वहाँ से अगर हम अपने डाटा को पिक करना चाहते हैं तो वहाँ से हम ले सकते हैं। तो इसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं शॉर्ट में। तो हम शॉर्ट हम जो है वो कर चुके हैं। हमने होम में अपने डाटा को शॉर्ट करना सीखा था, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग में शॉर्ट करना सीखा है। देन आता है फिल्टर। तो फिल्टर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं टेक्स्ट टू कॉलम पर। टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन को देखने के लिए हम सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। डाटा सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलिमिट पे। तो डिलिमिट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट करती हूँ तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपने डाटा
डाटा को किस बिहाफ पे सेपरेट करेंगे, मीन्स टैब के, सेमीकोलन के, कॉमा या स्पेस। तो मैंने है वो दिया है स्पेस, तो मेरे स्पेस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो डाटा है यहाँ पर लाइन आ रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा जो नाम है और जो हमारे नेम सरनेम है वो सेपरेट हो गया। अगर आपने कॉमा का यूज़ किया है या आपने टैब का यूज़ किया है तो आप यहाँ पर उस चीज़ पर क्लिक करेंगे। देन हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आता है हमारा डेस्टिनेशन, तो हम इसे जनरल रखेंगे। डेस्टिनेशन मीन्स आप अगर ये सेपरेट होकर यहीं पर चाहते हैं तो इस डेस्टिनेशन को आप चेंज नहीं करेंगे। आप चाहते हैं ये फर्दर किसी अलग सेल पर आए, उस सेल रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे और देन आप करेंगे फिनिश। तो आप देखेंगे कि जो आपका डाटा है वो उस रेंज पर सेपरेट हो गया जहाँ पर आपने डेस्टिनेशन दी है। सेकेंड वे है हमारा फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ में क्या होता है कि यहाँ पर जो सेपरेशन है हम डिफाइन करते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इस तरह आप देखेंगे ये रेंज आ रही है। आप इसे जो भी करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देन हम इसे करेंगे अगेन नेक्स्ट, सेम वही आपने देनी है डेस्टिनेशन। अगर आप यहीं पे करना चाहते हैं तो आप डेस्टिनेशन को चेंज नहीं करेंगे। इस टाइम में डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर रही हूँ। देन मैं इसे करूँगी फिनिश, तो आप देखेंगे कि जो आपका डाटा है वो सेपरेट हो गया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल हमारा टेक्स्ट टू कॉलम का सेपरेट है, मींस यहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम में हम अपने डाटा को सेपरेट करते हैं, फ्लैश फिल में उसी डाटा को हम कंबाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा रेंज होगी वो हम खुद से स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिख देती हूँ नीरज नेकी, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्लैश फिल है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। आप नीचे क्लिक करेंगे, देन आप अगेन उस पर क्लिक करेंगे और आप करेंगे फ्लैश फिल, तो आपका जो बाकी का डाटा है वो आप देखेंगे कंबाइन हो गया। देन आता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट को देखने के लिए हमने एक छोटा सा डाटा ले लिया है जिसमें मंथ्स हैं, ईयर्स हैं, ब्रांड है, स्टेट्स है, सिटी है, कस्टमर नेम है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। देन हम जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स में और यहाँ पर हम करेंगे अनसिलेक्ट। और यहाँ से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रांड के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट वैल्यू देखना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आप सभी में डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं कि आप पर्टिकुलर ब्रांड से या ईयर से या मंथ से ही किसी डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो आप अनसेलेक्ट ऑल करने के बाद जिस कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन करेंगे ओके। और यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 24 जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें डुप्लीकेट्स मिले हैं और 3 यूनिक वैल्यू रिमेन, तो उनको सेम रख रहा है और बाकी जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको उसने हटा दिया, देन ओके। तो यहाँ पर हमारी जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो रिमूव हो गई। देन आते हैं हम अपने डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन में। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, आप किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस अपनी शीट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डाटा वैलिडेशन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने रेंज ले ली है 30, रोज़ ले ली हैं और यहाँ पर पी तक के मैंने कॉलम्स ले लिए हैं। तो मैं इतने सेल रेंज पर डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं जाऊँगी डाटा वैलिडेशन के अंदर, देन यहाँ पर आता है अलाउ। सबसे पहले हम सेटिंग करेंगे। सेटिंग हो सकती है आप ये चाहते हैं आप चाहते हैं टेक्स्ट लेंथ, आप चाहते हैं डेट, आप चाहते हैं टाइम, तो आप जो भी चाहते हैं आप यहाँ से पिक कर लेंगे। मैं टेक्स्ट लेंथ पे से अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट लेंथ है वो नंबर्स भी ले लेता है, अल्फ़ाबेट्स भी ले लेता है। तो इसी तरह से आप चाहते हैं डाटा की किस तरह से आप आइडेंटिफाई करें। आप चाहते हैं इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल्स टू। तो अगर मैं ग्रेटर देन को पिक करती हूँ, देन मिनिमम में मीन्स कितनी आप जो ग्रेटर देन की वैल्यू है, मैं कह रही हूँ जो कुछ भी मैं जो लिखूँ वो 5 अल्फ़ाबेट से बड़ा हो या 5 नंबर से बड़ा हो, उसी को ले। तो यहाँ पर मैं 5 लिखूँगी। देन इनपुट मैसेज, तो इनपुट मैसेज में हम यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं प्लीज़ इंसर्ट टेक्स्ट लेंथ ग्रेटर देन 5। देन आ रहा है एरर अलर्ट।
एरर अलर्ट में जब हम कोई गलत नंबर या गलत एरर अलर्ट में अगर हम कोई गलत लेंथ डालेंगे तो हमें एरर मैसेज देगा। तो यहाँ पर यू एंटर रॉन्ग एक्स लेंथ, देन ओके। तो अगर आप देखेंगे मेरी जितनी सेल रेंज मैंने लगाई है उस पर ये मुझे इनपुट मैसेज दे रहा है। अगर मैं उस रेंज से बाहर सिलेक्शन करती हूँ तो वो इनपुट मैसेज नहीं देगा। देन अब होगा क्या, अब जैसे ही मैं कोई 5 या 5 से छोटा नाम या नंबर्स डालूंगी तो ये नहीं लेगा। इसी तरह से अगर मैं कोई नंबर डालूंगी तो भी ये नहीं लेगा। अगर मैं 5 अल्फ़ाबेट के नेम को लिखती हूँ देन एंटर तो भी नहीं लेगा। तो यहाँ पर जो मुझे टेक्स्ट लाइन इंसर्ट करनी है वो 5 से बड़ी करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जो नेम है वो 5 से बड़ा लिखूंगी तो ये ले लेगा। तो इस तरह से हम डाटा वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो भी डाटा वैलिडेशन हमने अप्लाई करा है उसको हम हटाते हैं। तो हम अपनी सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन के अंदर हम करेंगे क्लियर ऑल और यहाँ से हम करेंगे ओके। तो आप देखेंगे आपका डाटा वैलिडेशन हट चुका है। कंसोलिडेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा कोई डाटा टू डिफरेंट शीट्स पे या 3 डिफरेंट शीट्स पर हो और हम उन्हें कंबाइन करना चाहते हैं तो हम कंसोलिडेट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई डाटा प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 शीट में एक कंपनी के 6 मंथ का जो डाटा है वो प्रिपेयर किया है। मींस मैंने यहाँ पे ABC कंपनी की सेल को दिखाया है कि जैन से जून तक जो सेल हुई है वो ये हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इनका टोटल निकाल लेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे हम कर लेंगे सम। तो इसे क्लोज। देन हम जाते हैं नेक्स्ट शीट में और नेक्स्ट शीट में भी हम इसी तरह से सम को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो सेल है, टोटल सेल है वो आ गई। अब हम जाते हैं शीट 3 पर। तो यहाँ पर मुझे दोनों शीट का मीन्स टोटल चाहिए। मैं जो चाहती हूँ कि जो टोटल सेल है वो यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए मैं इक्वल देन करूँगी फर्स्ट शीट पे जाने में मैं टोटल पे क्लिक करूँगी, देन प्लस का सिंबल, देन सेकंड शीट और सेकंड शीट पे अगेन मैं टोटल पे क्लिक करूँगी, देन एंटर। तो यहाँ पर जो है मुझे टोटल सेल मिल जाएगी पूरे 1 ईयर की। अब यहाँ पर हम कंसोलिडेट कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ, जाती हूँ कंसोलिडेट में। तो कंसोलिडेट के अंदर आप फंक्शन का यूज़ करेंगे कि आप सम के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं या काउंट या एवरेज। तो मैं यहाँ पर सम के अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ। देन हम देंगे रेफरेंस। तो हम आते हैं शीट 1 में। शीट 1 में हम सिलेक्ट करेंगे अपनी रेंज और इसे करेंगे ऐड। देन अगेन हम आएंगे शीट 2 में जो हाफ पार्टीशन है। अगर आप देखेंगे कि जो आपकी रेंज है ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो शीट 1 में रेंज थी वही रेंज हमने यहाँ पे भी ली है। अगर आपकी जो रेंज है वो इधर उधर है तो आप उस रेंज को अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप करेंगे उसे ऐड। देन आप जाएंगे टॉप और क्लिक करना है टॉप रो और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे, देन ओके। तो आप देखेंगे जो आपका डाटा है वो कंबाइन होकर यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर जो प्लस है इससे हमें 6 मंथ का जो सेपरेट डाटा है वो शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंसोलिडेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का जिस तरह ही नाम है कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि एक कंपनी है, अगेन मैं उसका नाम ABC कंपनी दे देती हूँ। तो उनके कुछ एक्सपेंसेस हैं, लाइक रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, देन वेजेस पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ हेड्स बनाए हैं। ABC कंपनी का दिसंबर का डाटा है। तो यहाँ पर जो रेंट है वो उन्होंने पे करा 10,000, इलेक्ट्रिसिटी जो पे करी वो थी 2,000, वेजेस जो पे करे वो थे 1,000 और जो सैलरी पे करी वो अगेन थी 15,000, ठीक है। तो इस तरह से हमने हेड बना लिए। हम इनको टोटल भी जो है वो फाइंड कर लेंगे। टोटल अगेन हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन और इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर।
तो इस तरह से हमने इसे फाइंड कर लिया। तो अब हम व्हाट इफ एनालिसिस का यूज़ किस तरह करेंगे ये देखते हैं। तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं कमिंग मंथ में वो कितने बढ़ सकते हैं या कितने कम हो सकते हैं उसको हम व्हाट इफ एनालिसिस शो कराएंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस में स्कैनरो मैनेजर में, और यहाँ पर हम करेंगे ऐड करने के बाद हम स्कैनरो का नाम देंगे। जैसे कि मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू को दिखाती हूँ कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो मैक्सिमम कितने बढ़ सकते हैं। चेंजिंग सेल में वो हेड्स रहेंगे जो चेंज होंगे। चेंज क्या होंगे, हमारे जो 4 एक्सपेंसेस हैं वो जो है चेंज होंगे। देन मैं करूँगी ओके, और ओके करने के बाद यहाँ पर हम अपने स्कैनरो को डालेंगे कि मीन्स जो रेंट है वो कितना हो सकता है। वैसे तो मैंने जो ये हेड्स लिए हैं रेंट और सैलरी, ये हमारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए फिक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब मैं ये मान के चल रही हूँ ये चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम में मैं इसे 12,000 कर देती हूँ। इसी तरह से अगर कोई एक्सपेंस आपका बढ़ नहीं रहा है तो आप उसे फिक्स भी रख सकते हैं। अगर जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी को फिक्स रख देती हूँ, इसी तरह जो वेजेस हैं वो भी मेरे कितने बढ़ेंगे ये देख लेते हैं। उसके बाद सैलरी जो मैं उसे भी बढ़ा लेती हूँ, तो कितनी मेरी इंक्रीज हो सकती है ये। तो देन हम करेंगे यहाँ पे ऐड, हमें ओके नहीं करना है। ऐड करके हम दूसरा स्कैनर रिप्रेजेंट करेंगे मिनिमम का। तो मिनिमम बनाने के बाद अगेन हमारे चेंजिंग सेल यहाँ पर सिलेक्टेड है और मैं इसको चेंज नहीं करूँगी। देन हम करेंगे ओके। तो मिनिमम में अब जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो कितने कम आ सकते हैं तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मिनिमम में मैं जो रेंट है उसको सेम छोड़ रही हूँ। देन जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैं कम कर देती हूँ। देन वेजेस जो हैं यहाँ पर मैं उनको भी कम कर देती हूँ। देन जो सैलरी है इसे भी मैं सेम रख रही हूँ। देन यहाँ पर मैं ऐड नहीं करूँगी। देन मैं करूँगी ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे समरी में, और समरी में जो रिजल्टिंग सेल रहेगा वो रहेगा टोटल का। देन हम इसे करेंगे ओके, और आप देखेंगे जो आपके पास स्कैनरो है वो जो है आ गया है। करंट वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। मैं जो लास्ट मंथ मेरा बीता है मैं उसका स्कैनरो बनाना चाहूँ कि मैं कितने एक्सपेंसेस जो है वो पे मैंने किए, क्योंकि वो ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो मैं पे कर चुकी हूँ और वो फिक्स में रहेंगे, मीन उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे नवंबर डाल देती हूँ, और नवंबर में मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को 1800 कर देती हूँ, क्योंकि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो मुझे पता है, क्योंकि हमने इससे पहले जो एक्सपेंसेस बनाए हैं मिनिमम और मैक्सिमम वो सिर्फ हम एनालाइज कर रहे हैं कि मीन्स नेक्स्ट कमिंग मंथ में मेरा जो एक्सपेंस है वो कितना ज़्यादा हो सकता है कितना कम हो सकता है। लेकिन जो बीता हुआ मंथ है प्रीवियस मंथ है उसमें ये होगा कि वो एक्सपेंसेस हम पे कर चुके हैं तो हमें पता होगा, तो उसमें हमें मिनिमम और मैक्सिमम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट उसे स्कैनरो में ऐड कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको वेजेस को भी 800 कर देती हूँ, और जो सैलरी है वो मैं 10,000 कर देती हूँ। तो इस तरह से करने के बाद हम अगेन व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, स्कैनरो में जाएंगे, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना लास्ट मंथ। हमारे जो चेंजिंग सेल है वो यही रहेंगे, ठीक है। और देन हम इसे करेंगे ओके, और यहाँ पर हम इसे ओके कर देते हैं, और लास्ट मंथ। तो अब हम इसे मर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं मर्ज का ऑप्शन भी बताना चाह रही थी। तो मर्ज कर सकते हैं हम अपनी किस शीट के साथ मर्ज करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे बाकी में आप करेंगे तो ओके हाईलाइट नहीं होगा, जिस पर आपका डाटा होगा मर्ज करने के लिए वहाँ पर ही ये ओके हाईलाइट होगा। जैसे ही मैंने मर्ज किया तो आप देखेंगे लास्ट मंथ का जो स्कैनरो है वो भी आ गया। देन हम करते हैं समरी। तो समरी में हमें अगेन ये लास्ट मंथ का कॉलम भी शो करेगा। तो अब हम करेंगे गोल सीक का यूज़। गोल सीक के यूज़ के लिए मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ले लेती हूँ, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और टारगेट। यहाँ पे हम टारगेट का लेंगे। गोल सीक का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई टारगेट है कि मैं 90% मार्क्स को लाना चाहती हूँ, तो मुझे ये कि मेरे जो फिज़िक्स हैं उसमें मेरे 88 मार्क्स आए हैं, जो केमिस्ट्री है उसमें मेरे 90 मार्क्स आए हैं। तो मुझे मैथ्स में कितना स्कोर करना पड़ेगा कि मेरा जो 90% का टारगेट है वो सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर हम इक्वल
एवरेज ब्रैकेट ओपन, तो एवरेज के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन हम करेंगे इक्वल, देन तो इस टाइम जो मेरा एवरेज है वो 89 का आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम गोल सीक को यूज़ करेंगे। गोल सीक यूज़ करने के लिए सबसे पहले आ रहा है सेट सेल। सेट सेल जो हमारा टारगेट वैल्यू है वो रहती है, देन टू वैल्यू में मैं डालूंगी 90, मतलब जो मैंने टारगेट सेट किया है। बाय चेंजिंग सेल, तो चेंजिंग सेल में वो सेल आएगा जो ब्लैंक होगा, मीन्स जिसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। तो देन हम करेंगे ओके। तो 90% लाने के लिए मुझे मैथ्स में 92 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे, तब मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। गोल सीक का यूज़ हम अपने बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, जहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट फाइंड करना होता है, प्रिंसिपल फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर भी हम गोल सीक का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डाटा टेबल का। तो अगेन डाटा टेबल के लिए हम एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट में डाल देती हूँ 2 लाख, और जो इंटरेस्ट रेट में डाल देती हूँ 5%, और जो टाइम है वो मैंने ईयरली लिया है, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 5 ईयर। इसी तरह से मंथली पेमेंट मुझे फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम मंथली पेमेंट के लिए जो फंक्शन अप्लाई करेंगे वो है इक्वल PMT ब्रैकेट ओपन, देन रेट। तो हम क्लिक करेंगे रेट के सेल कॉलम पे और डिवाइड करेंगे हम इसे 12 से, क्योंकि जो हमारा इंटर करेंगे कॉमा, और हम इंटर करेंगे टाइम के सेल रेंज पे, और अब हम इसे इंटू करेंगे 12 से, क्योंकि ईयरली है तो हम इस मंथ में, मतलब 1 मंथ में जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मंथली। देन हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम करेंगे लोन अमाउंट पे क्लिक, तो यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा अमाउंट है वो डॉलर में शो कर रहा है। तो आप होम के ऑप्शन में जाके इस करेंसी को आप जनरल करेंगे। जनरल करने के बाद ये आपको माइनस में शो करता है, क्योंकि हम पेमेंट हमारे पास से जा रही है, कैश जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, कैश या बैंक जो भी है वो कम हो रहा है, इस वजह से नेगेटिव शो करता है। तो यहाँ पे हमने डाटा टेबल का ऑप्शन का यूज़ नहीं किया है, तो अब मैं क्या करती हूँ, डाटा टेबल के लिए यूज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 लाख, देन नीचे अब मैं इसे करती हूँ ड्रैग, देन हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट को। तो अगर 2% इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या पेमेंट होगी, अगर 2.5% का इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या पेमेंट होगी, 3% होगा तो क्या पेमेंट होगी, तो वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम करेंगे डाटा टेबल का यूज़। तो डाटा टेबल के अंदर हमें ये पता करना होता है कि अगर हमारा जो लोन अमाउंट है 1 लाख है और इंटरेस्ट रेट 2% है तो क्या मंथली पेमेंट बनेगी। तो इसी तरह से फाइंड करने के लिए कि किस अमाउंट पे किस परसेंट रेट से क्या इंटरेस्ट हमारा जो मंथली है वो बनेगा, हमें पेमेंट करनी है उसे। तो यहाँ पर अगेन मैं डाटा टेबल PMT का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देती हूँ। इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, देन कॉमा, देन टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, देन कॉमा और लोन अमाउंट, देन क्लोज, देन एंटर। तो आप देखेंगे सेम आ रहा है। तो अगेन आप करना चाहते हैं तो होम से इसे जनरल कर सकते हैं। देन अब हम आते हैं अपनी रेंज पे। तो रेंज में सबसे पहले हम इसको करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डाटा में, डाटा टेबल के अंदर रो इनपुट। तो रो में हमने लिया है इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट करेंगे।
कॉलम इनपुट सेल में हमने लिया है लोन अमाउंट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन करेंगे ओके। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपकी जो पेमेंट्स रहेंगी मंथली उनका हमें पता चल रहा है। जैसे कि अगर मैं लूँ कि मेरा जो लोन अमाउंट है वो 3 लाख है और 3% की से मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना है, तो माइनस 5390.61 की जो पेमेंट है मेरी जाएगी। तो इसी तरह से डिफरेंट अमाउंट पे डिफरेंट परसेंटेज से रेट इंटरेस्ट से तो हम यहाँ पे अपनी मंथली पेमेंट या का पता कर सकते हैं। इसको देखने के लिए तो हमारा जो अमाउंट था वो था 2 लाख और 5% से, तो जो हमारा अमाउंट है वो एग्जैक्ट आ रहा है, सही आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ इसको मैंने बढ़ा लिया तो यहाँ पे ये सेम आ रहा है, तो इसमें ये ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं अपने रिव्यू और व्यू के ऑप्शन पे। सबसे पहले है स्पेलिंग चेक। तो जिस तरह विनवर्ड में अपनी स्पेलिंग चेक करते तो यहाँ पर हमें कोई लाइन नहीं देता, जैसे कि विनवर्ड में आपको रेड लाइन इंडिकेट करती थी कि ये मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पर इस तरह का ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप देखेंगे कि इसने साइड में मुझे जो मेरी मिस्टेक थी उन्हें शो कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़ गलत लिखी हुई है तो आप उसे चेंज कर देंगे। अगर आपको नहीं लगता है, आपको लगता है कि आपने सही लिखा हुआ है, तो आप उसे इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है इसको ठीक कर लेती हूँ, देन चेंज कर लेती हूँ, देन नेक्स्ट। तो ये ठीक है मेरा। देन इस तरह से आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक कर लेंगे। तो हम इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्योंकि अगला ऑप्शन है हमारा थ्रेसेस का। यहाँ पर हमें क्या करता है, कोई भी वर्ड अगर मैंने लिखा है तो उससे मिलते जुलते वर्ब्स या नाउन को मुझे शो कर देगा। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट जो है उसे लिखा था सेलेक्ट, यहाँ पर इसने मुझे उससे मिलते जुलते वर्ड्स जो है नाउन में शो करा दिए। तो यहाँ पर पहले मैंने स्टूडेंट नेम लिखा था तो ये 2 वर्ड्स में उसको नहीं ले रहा है। तो आप क्या करेंगे कि सिंगल, अगर आप इसे 2 वर्ड्स में रन करते हैं तो ये उसे नहीं दिखाएगा। अगर आप कोई सिंगल वर्ड में इसे सिलेक्ट करके रन करेंगे तो ये इसको सिंगल वर्ड पे ही दिखाएगा। तो देन आता है हमारा वर्कबुक स्टैटिक्स। तो वर्कबुक स्टैटिक्स भी इसी तरह से है। अगर आप अपने वर्कबुक का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बताएगा करंट शीट। तो एंड ऑफ शीट M17 पे जो है एंड हो रहा है शीट का। सेल विद डाटा तो 145 सेल्स का यूज़ हुआ है। टेबल, कोई टेबल नहीं हमने बनाई। फॉर्मूलाज बोल रहा है, 40 फॉर्मूलाज को अप्लाई किया है। ये वर्कबुक की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऊपर हमें शीट की बता रहा था। तो यहाँ पर वर्कबुक में हमारी 9 शीट्स हैं सेल और डाटा विद डाटा, जो हमने 1632 सेल्स का यूज़ किया है। देन एक टेबल बनी हुई है, देन 3 पाइवट टेबल का यूज़ किया है। 292 फॉर्मूलाज का हमने यूज़ किया है। देन हमें हमारी वर्कबुक की स्टैटिक्स बता दी। देन आता है नेक्स्ट चेक एसिबिलिटी। चेक एसिबिलिटी के अंदर यहाँ पर अगेन आपके पास वही रिपीटेड, आप अपने टेक्स्ट को अल्टर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अनमर्ज कर सकते हैं। तो ये सभी वो ऑप्शन हैं जिनका हम यूज़ कर चुके हैं। देन आता है स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप अगेन आप यहाँ पर कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में देखना चाहते हैं तो वो आपको नेट की हेल्प से शो कर देगा। देन आते हैं हम ट्रांसलेट। तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस हमारे विनवर्ड में भी थे। तो यहाँ पे हम ट्रांसलेट में आते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर आप इसमें से ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी शीट में। ठीक है, यहाँ से आप इसे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे इसे पेस्ट। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट की गई चीज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। आते हैं हम कमेंट में। तो कमेंट भी हमने पहले किया है। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ पे कमेंट लगा सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट मतलब फ्यूचर में किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिस इज माई शीट लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने कमेंट लगा दिया। इसी तरह अगर आप और कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप कमेंट अप्लाई कर सकते हैं। देन न्यू कमेंट। तो यहाँ पर आप अगेन कुछ भी जो है उसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। तो कमेंट लगाने के बाद आप यहाँ पर उसे प्रीवियस में आपको जो पहले आपने किया है वो दिखाएगा। अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। डिलीट में आप सभी कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं 1 by 1।
तो अब हम आते हैं प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में। प्रोटेक्ट शीट में हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं वो आप बताएं। यहाँ पे अलाउ ऑल यूज़र टू वर्क शीट 2, तो यूज़र्स को क्या क्या आप अलाउ कराएंगे वो चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे सेलेक्ट अनलॉक सेल एंड लॉक्ड सेल। लेकिन अगर आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं कि अप्लाई कराना, इंसर्ट रो को चाहते हैं कि यूज़र अप्लाई कर सके, तो आप यहाँ पर इनको सबके आगे टिक कर देंगे, अदरवाइज आप यहाँ से टिक नहीं करना है हमें। तो यहाँ पर हम देंगे पासवर्ड, देन करेंगे ओके, देन अगेन हम देंगे पासवर्ड और इसे हम करेंगे ओके। तो अगर आप देखेंगे जो मेरी शीट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप अपनी वर्कबुक के अंदर अदर शीट्स पे चेंजेस कर सकते हैं। देन आता है हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक। पहले हम अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो मैंने पासवर्ड डाला और तो प्रोटेक्ट वर्कबुक में अगेन आप पासवर्ड को डालेंगे और इसी तरह से आपकी जो वर्कबुक है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने पर अगर आप अपने डाटा में कोई भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है? यहाँ पर इसका फ़ायदा है, अगर आप अपने शीट के टैग में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। मीन्स आप अपनी शीट को डिलीट नहीं कर सकते, रीनेम नहीं कर सकते, आप अपनी टैब के कलर को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप वर्कबुक जो है वो प्रोटेक्ट है। आप देखिए पूरे किसी भी शीट में चले जाइए, वहाँ पे सभी ऑप्शन जो हैं वो डिम हो रहे हैं। तो अगेन हम इसे अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी शीट भी प्रोटेक्ट रहे और हमारी वर्कबुक भी प्रोटेक्ट रहे, तो आप दोनों ही पासवर्ड्स प्रोटेक्शन अप्लाई करें। देन ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया। तो अब हमारी शीट भी प्रोटेक्ट है, हम कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे और हमारी वर्क भी जो है वो प्रोटेक्ट है। इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर लेकिन एक डिफरेंस है कि आप बाकी जो शीट्स हैं उनमें चेंजेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जस्ट प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है। अगर आपको इस शीट पे कुछ भी चेंजेस करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसी शीट पे जाके चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे। यहाँ पर अगर आपको पर्टिकुलरली किसी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो उसी शीट पर जाकर आप उस पर प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर अप्लाई कर देती हूँ, री एंटर कर देती हूँ। तो अगेन मेरी ये वाली जो शीट है वो भी प्रोटेक्ट हो गई है। देन हम आते हैं चार्ट में और यहाँ से हम अनप्रोटेक्ट करते हैं अपनी शीट को और अपनी वर्कबुक दोनों को। देन यहाँ पर आता है अगर हम हाइड करना चाहते हैं अपनी शीट को, तो हमारी शीट हाइड हो गई है। लेकिन हम यहीं पर जाकर अगर हम जाते हैं तो हमें अनहाइड का ऑप्शन भी दिखा रहा है, तो हम इजीली अपनी शीट जो है उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो शीट है वो हाइड हो जाए और वो ओपन भी ना हो, किसी और को दिखे भी ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने शीट को हाइड करना पड़ेगा। देन हम प्रोटेक्ट कर लेंगे अपनी वर्कबुक को, ताकि क्या हो, जो हमारे अनहाइड के ऑप्शंस हैं वो अनेबल ही ना हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट क्लिक करते हैं तो अभी ऑप्शन अनेबल ही नहीं हो रहे हैं। इसमें हमारी शीट भी हाइड रहेगी और हमारी वर्कबुक भी प्रोटेक्ट रहेगी। अगेन हम सबसे पहले इसे अनप्रोटेक्ट करते हैं, ओके। देन यहाँ से हम अपनी शीट को अनहाइड कर देते हैं। तो यहाँ से अनहाइड, जो भी शीट आपको अनहाइड करनी है आप उसे अनहाइड कर लेंगे। देन आता है अलाउड एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज में अब हम किस तरह से काम करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे अपनी रेंज को, देन जाएंगे अलाउ एडिट रेंज में और यहाँ से करेंगे न्यू। यहाँ पर हम अपनी रेंज को कोई भी नाम दे देंगे। देने के बाद रेंज हमने ले लिया, देन हम करेंगे पासवर्ड एंटर, देन करेंगे ओके। देन हम पासवर्ड को री एंटर करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया कि इतनी रेंज में हम एडिट कर पाएंगे अपने डाटा को। देन क्या होता है, हम आते हैं प्रोटेक्ट शीट में और यहाँ पर हम अपनी शीट को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप बाहर के सेल्स में चेंज करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर पर आपने अलाउ कराया है तो वहाँ पर वो आपसे पासवर्ड मांगेगा और आप पासवर्ड डालेंगे, देन ओके, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और कुछ टाइप करने की कोशिश करती हूँ तो वो टाइप कर लेगा इस तरह से।
तो मेरी अलाउ रेंज में मैं एडिट कर पाऊंगी, लेकिन मेरी जो रेंज अलाउ नहीं है उसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर अलाउ एडिट रेंज का यूज़ होता है इस तरह से। तो अगेन मैं अनप्रोटेक्ट करती हूँ शीट को, तो अपनी डाटा रेंज को मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। यहाँ पर जो मैंने रेंज बनाई है उन्हें डिलीट कर लेती हूँ, देन ओके कर लेती हूँ। रिव्यू के अंदर हमारे सबसे पहले आ रहे हैं वर्कबुक के रिव्यूज़। हमारे पास नॉर्मल रिव्यू है जिसमें हम देख रहे हैं, देन पेज ब्रेक रिव्यू आ जाएगा कि किस तरह से आपका डाटा जहाँ से ब्रेक हो रहा है। देन आते हैं हम पेज लेआउट में, तो ये हमारा पेज लेआउट मोड है, मीन्स जहाँ पर हमारा जो डाटा है वो ब्रेक हो रहा है, हमें शो हो रहा है। देन नॉर्मल में आते हैं, नॉर्मल जो शीट्स है हमारी। देन हम आते हैं रूलर्स वगैरह में, तो रूलर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं है। देन ग्रिड लाइन आपको पता ही है, जो ये लाइंस हैं ये ग्रिड लाइंस होती हैं, यहाँ से इनको हटा सकते हैं हम। अपनी फॉर्मूला बार को हटा सकते हैं हम, हेडिंग्स को यहाँ से हटा सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्लिक करके हम लेके आ सकते हैं। अपने जूम को हमने बढ़ाना है, जूम 100% रखना है या जूम टू सिलेक्शन रखना है। तो जूम टू सिलेक्शन यहाँ पर क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो जूम टू सिलेक्शन आप किसी भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे रेंज को और जूम करेंगे, तो आप देखेंगे जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो जूम हो गया आपके आगे। देन हम इसे अगेन 100% कर लेते हैं। देन आते हैं न्यू विंडो में, देन आते हैं व्यू के न्यू विंडो पे। तो यहाँ पर मेरी डिस्काउंट शीट आ रही है, तो यहाँ पे मैं अगेन करती हूँ, तो मेरी डिस्काउंट 2 हो गई है। देन मैं अगर व्यू में जाके इसे न्यू विंडो करती हूँ तो अगेन ये मेरी डिस्काउंट 3 हो गई है। तो इस तरह से अब मेरे पास 3 शीट्स हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं अरेंज ऑल करती हूँ। अरेंज ऑल करेंगे, मुझसे पूछता है कि आप किस तरह अरेंज करेंगे, वर्टिकली देखेंगे या हॉरिजॉन्टल देखेंगे या कास्केड मोड में देखेंगे। तो आपको जिस मोड में से देखना है आप उस पर क्लिक करें, देन ओके करें। तो यहाँ पर आपके पास आपकी जो शीट्स हैं 3 शीट्स जो थी मेरी वो अरेंज हो गई हैं। तो यहाँ पर आप इन्हें क्लोज कर सकते हैं और जो बची हुई स्क्रीन है उसे मैक्सिमाइज करें। देन फ्रीज पेन, तो यहाँ पर आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा देना। तो फ्रीज पेन कर सकते हैं, कीप रो कॉलम विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ वर्कशीट स्क्रॉल। फ्रीज करेगा टॉप रो को, फ्रीज करेगा कॉलम को। तो आप यहाँ पर जो भी फ्रीज करना चाहते हैं उसे फ्रीज कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे फ्रीज द पेन, तो फ्रीज हो जाएगा हमारा पेन। देन हम अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैंने स्प्लिट किया, तो मेरी जो विंडो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरी 2 विंडोज़, मेरी सिंगल विंडो अब मेरी 2 इसमें स्प्लिट हो गई। अगर इसमें अनस्प्लिट कर दूँ अगेन तो मुझे वहीं पे क्लिक करना है। और देन हम आते हैं हाइड में, तो अगर आप इस चीज़ को हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इससे हाइड कर सकते हैं। देन इसे करेंगे अनहाइड, तो अनहाइड करते हैं, ओके करते हैं, तो मेरी जो वर्कबुक है वो अनहाइड हो गई। देन आते हैं स्विच विंडो में। तो स्विच विंडो के लिए मुझे अगेन न्यू विंडो से एक विंडो ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि स्विच विंडो का यूज़ होता है एक से दूसरी विंडो में जाने के लिए। तो यहाँ पर अभी मेरे पास 2 विंडोज़ ओपन है। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि मैं इस विंडो पे हूँ, क्लिक यहाँ पे है। देन मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी विंडो जो है वो 1 यहाँ पर ओपन हो गई है। तो यहाँ पर अगेन आप एक से दूसरी विंडो में जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं और देन दूसरी विंडो को ओपन करते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस विंडो से बहुत ईजिली जा सकते हैं। देन आते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन मैक्रो में। मैक्रो के लिए मैं एक नई शीट जो है वो ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी एक जो नई शीट है वो आ गई है। तो यहाँ पर मैक्रो किस तरह रन होगी व्यूअर्स, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि मैक्रो को आप जितने ही सेल्स पर अप्लाई करेंगे ये उतने ही सेल्स पर अप्लाई होगी, उसके अलावा ये किसी दूसरे सेल्स पर अप्लाई नहीं होगी। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ छोटा सा। तो सबसे पहले हम जाएंगे मैक्रो में। मैक्रो में हम करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, और रिकॉर्ड मैक्रो करने पर हम यहाँ पर अपनी मैक्रो का देंगे नाम। तो मैं अपनी मैक्रो का नाम दे देती हूँ, तो मैंने यहाँ मैक्रो का नाम दे दिया। देन यहाँ पर हम करेंगे शॉर्टकट असाइन, तो यहाँ पे मैंने इसे के लिख दिया। देन आता है स्टोर मैक्रो इन। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, न्यू वर्कबुक, दिस वर्कबुक और पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। दिस वर्कबुक का मतलब है इसी वर्कबुक के अंदर ये मैक्रो अप्लाई होगी। न्यू वर्कबुक का मतलब है आप किसी भी नई वर्कबुक पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल मैक्रो का
मैक्रो वर्ब का मतलब है कि आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसे पर्सनल रखती हूँ। देन अदर डिस्क्रिप्शन में आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है लिखना। देन हम इसे करते हैं ओके। तो ओके करने के बाद मैं कुछ डाटा जो है वो अपना प्रिपेयर करना चाहती हूँ। जस्ट लाइक मैंने 5 कॉलम्स ले लिए, तो यहाँ पर मैंने इसे लिया और यहाँ से मैं होम में जाती हूँ, कुछ एडिटिंग इस पे अप्लाई कर देती हूँ, जैसे कि ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देती हूँ और मैं इसके फर्स्ट जो सेल है, कॉलम है, फर्स्ट जो रो है उसको हाईलाइट दे देती हूँ, हाईलाइटर दे दिया। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें लिखती हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर्स हो गए। नेक्स्ट में मैं लिख देती हूँ आइटम्स और इसमें मैं लिख देती हूँ रेट। देन मैं लिख देती हूँ क्वांटिटी। तो मैक्रो का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैक्रो एक ऐसा है कि अगर कोई चीज़ आपको बार बार लिखनी पड़ रही है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये चार्ट जो है बार बार मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है अपने स्टॉक आइटम्स के लिए, तो मैं एक बार इसे रिकॉर्ड कर लूँगी तो मैं बार बार इसे यूज़ करती रहूँगी। इससे मेरा घंटों का जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि हम लोग फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम लाइफ टाइम के लिए रखते हैं, तो यहाँ इसी तरह से हम मैक्रो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देती हूँ सीरियल नंबर, देन यहाँ पर हम देंगे आइटम्स नेम। तो आइटम नेम दे देते हैं यहाँ पर देन आते हैं हम रेट में, तो हम इसका रेट डाल देते हैं। तो कोई भी हम रेट डाल देते हैं, मैं इसे ट्रैक करा लेती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देती हूँ फिल सीरीज। इसी तरह से किसी चीज़ की क्वांटिटी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 और यहाँ पर क्वांटिटी को ट्रैक करा देती हूँ। तो डिस्काउंट लिख सकते हैं आप 5% और इसे भी ट्रैक करा देती हूँ। तो ये सब काम मैंने किया, ये सब काम मैंने इसमें किया और काम आप देखें कि बहुत ईजिली मैंने इसको बना लिया। ये मेरा काफ़ी देर का काम था। तो अब मैं अगर इस मैक्रो का यूज़ करूँगी तो कैसे करूँगी, आप देखेंगे आपकी शीट में यहाँ पे रेडी मैक्रो का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से भी मैक्रो को स्टॉप करा सकते हैं और आप व्यू में जाके भी अपनी मैक्रो को स्टॉप करा सकते हैं। तो हमने अपनी मैक्रो स्टॉप कर दी है। देन हम एक और शीट ओपन करते हैं। तो उस शीट पर मैं इसको रखती हूँ और करती हूँ कंट्रोल के। तो जो भी मैंने काम किया वो सभी यहाँ पर रिकॉर्ड होकर आ जाएगा। तो आप देखेंगे बहुत आसानी से मेरा ये जो डाटा है वो प्रिपेयर हो गया। तो हम यहाँ पर मैक्रो का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन हम आते हैं अपने हेल्प ऑप्शन में। तो हेल्प के अंदर आपको कुछ सपोर्ट दिया, जैसे हेल्प है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट है, फीडबैक है, शॉर्ट ट्रेनिंग है, ठीक है, कम्युनिटी है, एक्सेल ब्लॉग है और सजेस्ट अ फीचर्स। तो यहाँ पर इसके फीचर्स भी हमको सजेस्ट करेगा। इस वीडियो में मैंने एक्सेल को कंप्लीट किया है। बेसिक से लेके एडवांस तक के सभी ऑप्शंस मैंने कवर किए हैं। फॉर्मूला टैब में मैंने फॉर्मूलाज को कवर नहीं किया है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो प्रिपेयर करूँगी।